हेलो दोस्त, स्टार्ट करते हैं। कल हम पढ़ा रहे थे आप लोग को धातु एवं अधातु केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। उसमें हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करा चुके थे। रिक्त स्थानों के भरो वो भी बता चुके हैं, और सही गलत जो था सही तो वो भी बता चुके थे। काफ़ी अच्छा से डिटेल में समझा कर आज देखेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। उससे पहले हम बता देना चाहते हैं कि एक चैनल हम बनाए हैं जिसका नाम है जीके जीएस मस्ती, ठीक है ना। उसमें हम जनरल कंपटीशन का तैयारी करवाते हैं आप लोग के लिए भी उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो है। जैसे बायोलॉजी का है पाचन तंत्र, तो बायोलॉजी का जितना डालेंगे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग जाकर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तभी उस चैनल को जो है ग्रो करेगा, ठीक है। तो जरूर जाकर सब्सक्राइब करें, पहले आप लोग सब्सक्राइब करें। कल भी उतना लोग नहीं किए हैं तो पहले जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और जो आपका बड़े भाई है जो जनरल तैयारी कर रहा है या दोस्त लोग हैं अगल बगल में, उसको जरूर बताएं चैनल के बारे में। कौन सा चैनल? जीके जीएस मस्ती, ठीक है ना। तो जरूर जाके सब्सक्राइब करें जीके जीएस मस्ती को। उसका लिंक हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है दो धातु दो अधातु के नाम लिखें। दो धातु का नाम लिखना है, दो अधातु का नाम लिखना है। हम बताए थे कि धातु अगर आप लोग पता नहीं चल रहा है कि कौन धातु है कौन अधातु है, तो धातु को पहचानने का एक सिंपल नियम बताए थे। सिंपल नियम क्या बताए थे? जिसके अंत में यम आ जाए, क्या आ जाए? यम आ जाए, वो होता है अधिकांश धातु होता है। ऐसे बोलेंगे सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो सबके अंत में आ रहा है यम, तो ये सभी क्या है? धातु है। ऐसे तो और सिंपल जानते हो लोहा, तो लोहा तो आप लोग जानते हैं, लोहा तो घर में भी आपका होता है, तो वो तो धातु है। सोना भी क्या है? धातु है। चांदी भी क्या है? धातु है। जिंक भी क्या है? धातु है। कॉपर यानी तांबा भी क्या है? धातु है। तो दो धातु का नाम पूछे, तो हम बहुत सारा धातु बता दिया, आप लोग को दो नाम लिख लेना है। अगला पूछ रहा है दो अधातु का नाम लिखे। तो अधातु का पहचानने का सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा नियम है कि अगर गैस रहेगा तो हो जाएगा अधातु। जैसे हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन गैस, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन, ये सभी क्या है? गैस है। तो ये सभी क्या? अधातु है। और अधातु कुछ ठोस भी होता है, जैसे फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन, ये सभी क्या है? ये सभी ठोस है, फिर भी क्या है? अधातु है, ठीक है ना। तो दो नाम लिख लेना है, इतना नाम हम बता चुके हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम लिखें। तो समुद्र से हम लोग को क्या प्राप्त होता है बताओ आप लोग? समुद्र से हम लोग का प्राप्त होता है क्या? नमक। और नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। तो सबसे मेन तो यही हो गया। तो समुद्री जल में पाए जाने वाला सबसे मेन जो लवण है वो क्या है? NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है ना। अच्छा, यह कौन सा यौगिक है? आयनिक यौगिक या सह संयोजक यौगिक? तो बताओ, यह है आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्यों? क्योंकि सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है। तो धातु अधातु से मिलता है तो कहलाता है आयनिक यौगिक। और सह संयोजक यौगिक किसको बोलते हैं? जो अधातु अधातु से मिलने से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी अधातु बोल दिया, क्या बोला? अधातु का नाम लिखें जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो एक वो अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और एक मात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। यहाँ बोल रहा है अधातु, क्या बोल रहा है? अधातु का नाम लिखे जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो वो अधातु एकमात्र है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। तो पूछेगा वह कौन सा ओ धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बोलना है ब्रोमीन। क्या बोलना है? ब्रोमीन। लेकिन कहेगा कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो बोलना है पारा। क्या बोलना है? पारा। पारा का ही दूसरा नाम होता है मरकरी। क्या होता है? मरकरी। अब इसमें कन्फ्यूजन होगा तो याद कैसे रखें? तो देखो, हम बोलते हैं धातु, तो धातु में दो अक्षर, धातु दो अक्षर, तो पारा में भी दो अक्षर, पारा। तो याद हो गया। अब अधातु ला, तो अधातु में तीन अक्षर, ओ धातु, तीन अक्षर, तो ब्रोमीन में भी तीन अक्षर, ब्रोमीनो, ठीक है ना। याद हो गया ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एक अधातु का नाम लिखें जो वायु के संपर्क में आने पर जल उठता है। यहाँ बोल रहा अधातु का नाम लिखें जो वायु में आएगा, जैसे वो से उसमें आग लग जाएगा, तो वो कौन सा धातु है? तो वो है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। फास्फोरस का संकेत P होता है। इसका परमाणु संख्या होता है 15। कितना होता है? 15 होता है, ठीक है ना।
तो ये जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा तो इसमें आग लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आग लग जाएगा। माचिस की तिल्ली जो होता है ना उसमें भी फास्फोरस होता है, लेकिन वो होता है लाल फास्फोरस। क्या होता है? लाल फास्फोरस। तो उसको लगने पर आग लगता है। लेकिन जो सफ़ेद फास्फोरस होता है ना, सफ़ेद फास्फोरस जो होता है उसको वायु में जैसे ही वायु के संपर्क में आएगा उसमें आग पकड़ जाएगा। क्या पकड़ जाएगा? आग पकड़ जाएगा। ठीक है ना। इसलिए फास्फोरस को जो है जल में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, क्योंकि ये हवा में इसमें आग पकड़ जाएगा। लेकिन पूछेगा सोडियम को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम को पानी में नहीं रखा जाता है, सोडियम को रखा जाता है किरोसिन तेल में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक होती है? बताना है कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक। सुचालक मतलब क्या होता है? सुचालक मतलब होता है वैसा पदार्थ जिससे करंट बहे, यानी जिससे करंट बहे वो होगा सुचालक, जिससे करंट नहीं बहेगा वो होगा कुचालक। तो हम बताए थे कि अधातु जो होता है, अधातु से करंट नहीं बहता है, इसलिए अधातु सुचालक नहीं होता है, यानी कुचालक होता है। लेकिन एक अपवाद बताए थे कि कौन अधातु है जिसमें करंट बहता है यानी सुचालक होता है, तो वो बताए थे ग्रेफाइट। क्या बताए थे? ग्रेफाइट बताए थे। क्या बताए थे? ग्रेफाइट, यानी पेंसिल का जो नोक होता है ना उसी को बोलते हैं ग्रेफाइट। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या सभी खनिज अयस्क होता है? देखो सभी खनिज जो है ना वो अयस्क नहीं होता है, लेकिन हाँ सभी अयस्क खनिज होता है। हम कल बताए थे कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा क्या है, ये है अयस्क। क्या है? अयस्क। अयस्क का क्षेत्र इतना बड़ा है, अयस्क का क्षेत्र। तो खनिज का क्षेत्र क्या होगा? तो खनिज का क्षेत्र मान लो ये वाला है। क्या है? ये वाला है। ठीक है ना। तो देखो अयस्क कहाँ आ गया? ये जो अयस्क है ये कहाँ आ गया? ये आ गया है खनिज के अंदर। तो सभी अयस्क खनिज है। लेकिन सभी खनिज जो है अयस्क के अंदर आ रहा है? अयस्क के अंदर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो सभी अयस्क क्या है? खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो यहाँ बोल रहा है क्या सभी खनिज अयस्क होता है? नहीं। जैसे बताए थे कि सभी पुलिस इंसान है, लेकिन सभी इंसान क्या पुलिस है? नहीं। उसी प्रकार सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे है उल्फलाम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? तो उल्फलाम जो है ना टीना के अयस्क में। किसका अयस्क में? जैसे बताए थे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, सीसा का अयस्क क्या होता है? तो सीसा का अयस्क गैलेना होता है। उसी प्रकार सोडियम का अयस्क होता है चिली साल्ट पीटर, और सोडियम का अयस्क होता है बोरेक्स। उसी प्रकार पूछेंगे जिंक का अयस्क क्या होता है? तो जिंक का अयस्क होता है जिंकाइट, केलेमाइन और जिंक ब्रेड होता है। ठीक है ना। उसी प्रकार पूछेंगे पारा का अयस्क क्या होता है? तो पारा का अयस्क होता है सिनेबार। तो उसी प्रकार बोल रहा है कि उल्फराम किस अयस्क में विद्यमान होता है? तो किसका अयस्क में उल्फराम विद्यमान रहता है? तो ये होता है टीना के अयस्क में। किस में होता है? टीना के अयस्क में, अर्थात टिन स्टोन में। किस में होता है? टिन स्टोन में जो है वो क्या रहता है? टिन स्टोन, यानी टीना के अयस्क का नाम है टिन स्टोन। इसमें क्या रहता है? उल्फराम। चलो फोटो दिखाते हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि उदाहरण के लिए टीन यानी टीना के अयस्क टीन स्टोन। क्या है? टीन स्टोन में क्या होता है? उल्फराम होता है, जो क्या है? अपद्रव है, यानी बेकार पदार्थ है। अपद्रव के रूप में उपस्थित रहता है, जो बेकार पदार्थ के रूप में उपस्थित होता है। अच्छा पूछेगा टीना का अयस्क जो टीन स्टोन है इसका जो अयस्क का सांद्रण किया जाता है वो कौन सा विधि के द्वारा सांद्रण किया जाता है? तो देखो यहाँ लिखा हुआ चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि। अच्छा चुंबकीय पृथक्करण विधि के द्वारा ये सांद्रण क्यों किया जाता है? क्योंकि हम बताएं चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा उस अयस्क को सांद्रण करते हैं जिसमें एक चुंबकीय पदार्थ उपस्थित होता है। तो टीना चुंबक में सट जाता है, तो टीना को शुद्ध करने के लिए कौन सा यूज करते हैं? चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? हाँ, लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि लोहा में जो जंग लगता है वो दो चीज़ के कारण लगता है। एक नमी होना चाहिए, यानी पानी का मात्रा होना चाहिए, और दूसरा ऑक्सीजन होना चाहिए। तो ऑक्सीजन के उपस्थिति तथा नमी के उपस्थिति के कारण लोहा में नमी लगता है। तो ऑक्सीजन का उपस्थिति के कारण लगा है, यानी ऑक्सीकरण उससे रिएक्शन किया है। तो ऑक्सीजन जब रिएक्शन किया है तो वो क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो क्या लोहा में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया? हाँ, लोहा में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लोहा के क्यों लगता है? जब लोहा के पास नमी यानी पानी की मात्रा और ऑक्सीजन तो हवा में है ही, अभी ऑक्सीजन मिल जाता है तो लोहा में जंग लगता है। इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और जंग का सूत्र क्या होता है? जंग का सूत्र होता है Fe2
Fe2O3 Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड जंग का सूत्र होता है। क्या होता है? जंग का सूत्र होता है। और जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। लोहा का भार क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है ना, याद रखना है। जैसे आप कीचड़ में हर गए, तो कीचड़ में हर गए तो आपका पैर में कीचड़ अटक गया है, तो कीचड़ लगने से क्या होगा? जब पैर में आपका कीचड़ अटक गया तो पैर आपका भारी हो जाता है, यानी आपका भार बढ़ गया है। जब कीचड़ छूटेगा तो फिर भार घट जाएगा। उसी प्रकार लोहा में जंग लग जाता है, तो जंग लगता है तो लोहा का भार बढ़ जाता है, और जब वो जंग को छुड़ा देंगे तो लोहा का भार घट जाएगा। तो लोहा में जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु है तो होता किसको कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसको बोलते हैं मिश्र धातु। या एक धातु और एक अधातु को मिलाने से जो नया पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या है? तो मिश्र धातु क्या है? दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और एक अधातु को मिलाने से जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है ना, कुछ एग्जांपल दिखाते हैं आपको। जैसे देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ है पीतल। तो पीतल जो बना है ना, वो बना है कॉपर का मिलने से, यानी तांबा के मिलने से और जिंक का मिलने से। तो पीतल हो गया है कॉपर और जिंक का मिश्रण, कॉपर और जिंक का मिश्रण हो गया है, सॉरी मिश्र धातु हो गया है। और इसका ट्रिक बताए थे क्या ऐड करने का? पिताजी। क्या बताए थे? पिताजी। पी से पीतल किसका मिश्रण है? तो ता से तांबा का, जी से जिंक का, ता से तांबा और जी से जिंक का मिश्रण है। उसी प्रकार पूछेगा कि ब्रोंज किसका मिश्रण है? ये ब्रोंज किसका मिश्रण होता है? ठीक है ना, ब्रोंज मतलब कांसा। कांसा 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 किसका मिश्रण होता है? तो कॉपर और टीन को मिला दो तो बन जाएगा कांसा। क्या बन जाएगा? कांसा। उसी प्रकार जो सोल्डिंग करता है ना, सोल्डर, जो लोहा हुआ सोल्डिंग करता है उसको बोलते हैं सोल्डर। तो वो किसका मिश्रण है? तो वो है आपका टीना का और सीसा का मिश्रण। SN मतलब टीना, PB मतलब सीसा। तो टीना और सीसा को मिलाने पर क्या बनता है? बनता है सोल्डर। ठीक है ना। अच्छा, सोल्डर का उपयोग कहाँ होता है? तो इसका उपयोग होता है धातु एवं विद्युत तारों को जोड़ने में, यानी धातु का तार जोड़ना हो या विद्युत का तार जोड़ना हो तो सोल्डर का उपयोग किया जाता है। और एक है आपका यहाँ है ड्यूरालुमिन। क्या है? ड्यूरालुमिन। तो ड्यूरालुमिन किसका मिश्रण है? तो एल्युमिनियम का मिश्रण। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम 95%। उसके बाद कॉपर, उसके बाद मैग्नीज, Mn मतलब मैग्नीज, Mg मतलब मैग्नीशियम और Si मतलब सिलिकॉन। तो इतना चीज़ मिलाने से क्या बनता है? बनता है ड्यूरालुमिन। ड्यूरालुमिन का उपयोग क्या कहाँ पर करते हैं? तो वायुयान के ढांचा, जो वायुयान उड़ता है ना उसका ढांचा बनाने में, यानी बाहरी वाला जो ढांचा होता है वो बनाने में, रसोई घर के सामान बनाने में। ठीक है ना, और स्वचालित वाहनों के पार्ट्स के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार अगर पूछेगा कि बताओ जो फ्यूज होता है आप लोग का, जो विद्युत का जो फ्यूज होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो वो होता है टीना और सीसा का। ठीक है ना, टीना और सीसा। टीना यानी SN और सीसा यानी PB, इसी का मिश्रण होता है। कौन? तो फ्यूज। या कभी कभी कॉपर और टीन को भी मिलाकर फ्यूज बना दिया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा होता है सीसा और टीन का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या? हाँ, यहाँ पर अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो कल अभी हम अमलगम बताए थे क्या हम कि किसी भी धातु के साथ पारा को मिला देने से अमलगम बनता है। कोई भी धातु बोल रहा है, किसी भी धातु के साथ पारा को मिला देने से अमलगम बनते हैं। ठीक है ना, पारा यानी Hg, पारा यानी Hg, या इसी को बोलते हैं मरकरी। यही एकमात्र धातु ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो किसी धातु के साथ पारा को मिला दो तो उसका अमलगम बन जाएगा। जैसे सोडियम को पारा के साथ मिला दिए तो बन गया सोडियम का अमलगम, मैग्नीशियम को पारा के साथ मिला दिए तो बन गया मैग्नीशियम का अमलगम, एल्युमिनियम को पारा के साथ मिला दिए तो बन गया एल्युमिनियम का अमलगम। तो अमलगम से आप क्या समझते हैं? तो लिखना है क्या कि किसी भी धातु को पारा के साथ मिलाने पर अमलगम का निर्माण करता है, यही लिखना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर, क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान दो, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थायी बन जाते हैं, यानी किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करके तत्व जो अस्थायी बन जाएगा। तो हम बताए थे कल आपको क्या कि अस्थायी तत्व बनने के लिए किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो अस्थायी हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम कि अंतिम कक्षा वाले
8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अंतिम कक्षा वाले 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई बन जाता है। यानी कोई भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं तो अगर वो अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिया है तो वो अस्थाई बन जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है। बताया था सोडियम को जल में रखेंगे तो जल के साथ अभिक्रिया कर जाएगा, ठीक है ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, यानी जल में वो जल जाता है। लेकिन सोडियम आयन नहीं, क्यों? सोडियम आयन का मतलब हुआ, सोडियम मतलब हुआ Na, सोडियम परमाणु मतलब Na हुआ, ठीक है ना, जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। इसका हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 8 2 10 और 1 11। लेकिन सोडियम आयन बोलेंगे तो सोडियम आयन का मतलब होता है कि सोडियम जो है अपना अंतिम कक्षा में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग कर दिया। त्याग क्यों किया? क्योंकि सोडियम धातु है, तो त्याग कर देगा तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो एगो प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 प्लस। यानी 1 इलेक्ट्रॉन, जब सोडियम आयन का मतलब क्या हुआ? Na प्लस। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है तो ये इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 10 इलेक्ट्रॉन। कितना बचा है? 10 इलेक्ट्रॉन। और जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या होगा? 2 और फिर 8, तो 2 8 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। तो इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। और अभी हम तुरंत बताए थे कि अगर अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो अस्थाई तत्व हो जाता है, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन क्यों नहीं? तो बोलना है कि सोडियम परमाणु जो है वो उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए वो अस्थाई नहीं होता है, इसलिए वो जल से अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन सोडियम आयन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है और यह नियोन के जैसा 8 2 10, तो 10 किसका परमाणु संख्या होता है? 10 होता है नियोन का परमाणु संख्या। किसका होता है? नियोन का, ठीक है ना। तो यह नियोन के जैसा व्यवहार करने लगता है और यह अस्थाई हो जाता है, इसलिए यह जल से अभिक्रिया, सोडियम आयन जल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्या कि आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, क्यों? हम बताए थे कि आयनिक यौगिक जब भी बनता है तो वो बनता है कब? जब एक धातु और एक अधातु आपस में रिएक्शन करता है तो बनता है आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक बनता है ना तो धातु अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। क्या करता है? दान कर देता है। और दान चीज़ कभी मांगता है कि नहीं मांगता है। और अधातु उसको ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना। तब बनता है आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, यानी कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग किया या निदान किया तो कोई इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। तो आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है जो एक मजबूत बंधन होता है, इसलिए आयनिक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जैसे मान लो आप लोग किसी से सामान मांग लिए हैं, दान नहीं दिए हैं या उससे खरीदे नहीं हैं, आप किसी से कोई सामान मांग लिए, मोबाइल मांगे या चार्जर मांग लिए हैं चार्ज करने के लिए मोबाइल, तो किसी से सामान आप मांग लिए हैं तो आप पर उसका अधिकार होगा? नहीं होगा, क्योंकि आप उससे मांगे हैं तो आप आपका उस पर अधिकार नहीं होगा, ठीक है ना। आपका उस पर पकड़ नहीं होगा। लेकिन आप जब कोई सामान आप खरीद लिए हैं तो आपका पूरा अधिकार आपका उस पर हो गया है, तो उस पर आपका मजबूत बंधन का निर्माण हो गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार होता है आयनिक यौगिक में। आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, एक ठो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन का पूरा पकड़ हो जाता है और एक मजबूत बंधन का निर्माण करता है, इसलिए आयनिक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। तो क्या बोलना है कि आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बंधन का निर्माण होता है, आयनिक बंधन का निर्माण होता है, इसलिए आयनिक यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखो क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता है। तो पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम सूत्र लिखते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है? सी मतलब कार्बन, टेट्रा मतलब 4 और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। तो क्लोराइड के क्लोराइड टेट्रा यानी 4 क्लोरीन। कितना क्लोरीन? 4 क्लोरीन। तो ये हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र। अब बोल रहा है कि इससे विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होता है। तो हम बताए थे कि विद्युत धारा प्रवाहित किस यौगिक से होता है, तो वो होता है आयनिक यौगिक से। लेकिन सहसंयोजक यौगिक से धारा का प्रवाह नहीं होता है। कभी आपने सुना कि अर्थिंग में हम चीनी डाल देते हैं? नहीं, अर्थिंग में चीनी नहीं डालते, अर्थिंग में नमक डालते हैं। नमक क्या है? आयनिक यौगिक, और चीनी आयनिक यौगिक नहीं है, ठीक है ना।
तो आयनिक यौगिक से धारा बहता है लेकिन सहसंयोजक यौगिक से धारा नहीं बहता है। तो ये क्या है, ये मेरा सहसंयोजक यौगिक है। कार्बन अधातु हो गया है, क्लोरीन अधातु हो गया है, तो अधातु अधातु मिलने से यहाँ पर बंधन का निर्माण हुआ है, इसलिए ये क्या है, सहसंयोजक बंधक है, इसलिए इसमें धारा नहीं बहता है। तो पूछ रहा है क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर भी धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जाती है, तो लिखना है क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है एक सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है। तो बोल रहा आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है। तो यहाँ पर बताया था आप लोग को क्या कि आयनिक बंधन का दूसरा नाम बताए थे हम कि आयनिक बंधन का दूसरा नाम होता है वैद्युत संयोजक बंधन। क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंधन। तो आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है, तो बोलना है कि वैद्युत संयोजक बंधन कार्य करता है। क्या बोलना है, वैद्युत संयोजक बंधन कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। तो नाइट्रोजन देखो ध्यान दो, नाइट्रोजन को बोलते हैं हम क्या, नाइट्रोजन का N, और नाइट्रोजन का संकेत हुआ N, लेकिन नाइट्रोजन अणु का संकेत होता है N2। क्या होता है, N2। अब N2 को हम लिखेंगे तो N2 को ऐसे लिखते हैं, यह क्या है, यह एक सहसंयोजक बंधन है। सहसंयोजक बंधन क्यों है, क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन अधातु हुआ, फिर नाइट्रोजन अधातु हुआ, तो अधातु अधातु मिलने से बना है। और नाइट्रोजन का जो अंतिम कक्षा में होता है ना, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होता है 7। कितना होता है, 7। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है 8। लेकिन यहाँ तो हम 7 में से 2 निकाल दिए हैं, तो अब कितना बचा है, 5। कितना बचा है, 5 बचा है। तो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका अंतिम कक्षा में हो गया 5 इलेक्ट्रॉन। अब हम बताए थे कि संयोजकता अगर निकालना होता है तो अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो संयोजकता होगा 1, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया तो संयोजकता होगा 2, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन आ गया तो संयोजकता होगा 3, लेकिन अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ गया तो संयोजकता 4 होगा। लेकिन अंतिम कक्षा में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका संयोजकता निकालने के लिए हम उसको 8 में से माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसका संयोजकता निकालना होगा तो 8 में से 5 को हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3। कितना आएगा, 3। तो नाइट्रोजन का संयोजकता हो गया 3, और जिसका जितना संयोजकता होता है उतना बंधन का निर्माण करता है। इसका संयोजकता 3 है, तो ये जो है ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो 3 सहसंयोजक बंधन होता है, 1 2 3। तो कितना हो गया, 3 सहसंयोजक बंधन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि बताओ रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो देखो रासायनिक अभिक्रिया जब होता है जब 2 तत्व के बीच, तो उसमें जो भाग लेता है ना वो लेता है संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो बोलो संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसको हैं, तो अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ऐसे बताए थे सोडियम, क्या बताए थे, सोडियम। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है, 11। जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो 8 2 10 हो गया है। तीसरा कक्षा में मैक्सिमम होता है 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 8 2 10 यहाँ पूर गया, तब कितना बचा, 1। तो तीसरा कक्षा में आएगा 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, अंतिम में बचा 1। तो ये जो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है यही कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस प्रकार अगर बोले हम मान लो बोले नाइट्रोजन, अभी नाइट्रोजन लिखे थे, नाइट्रोजन का कितना होता है, 7। कितना होता है, 7 होता है। क्या होता है, 7। तो इसका लिखो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन तो 7 में से 2 निकालने बचा कितना, 5। तो 8 लिख पाएंगे नहीं, तो लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। तो 2 और 5 कितना गया, 7 हो गया है। तो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका अंतिम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यही कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसको बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। और संयोजी इलेक्ट्रॉन ही जो है वो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अच्छा बताओ इसका संयोजकता कितना होगा, तो हम बताएं कि अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता वही होता है। तो इसका संयोजकता हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अंतिम कक्षा में अगर 1 हो, 2 हो या 3 हो या 4 हो तो संयोजकता वही हो जाता है। तो इसका
इसका संयोजकता 1 हो जाएगा, लेकिन इसका संयोजकता क्या बताए थे कि 4 से अधिक होगा तो संयोजकता निकालने के लिए उसको 8 में से घटा देते हैं, तो 8 में 5 घटाएंगे तो इसका संयोजकता कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, तो अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है क्या कि रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी तुरंत बताए थे हम कि रासायनिक बंधन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है आयनिक बंधन, एक होता है सहसंयोजक बंधन। आयनिक बंधन किसको बोलते हैं, आयनिक बंधन बोलते हैं जब धातु और अधातु के मिलने से जो बंधन का निर्माण होता है उसको बोलते हैं आयनिक बंधन, और जो अधातु से मिलने से जिस बंधन का निर्माण होता है उसको बोलते हैं हम सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ कुछ रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है, तो ये होगा कितना 2 इसका आंसर, ठीक है ना। उनके नाम लिखे तो एक आयनिक बंधन, एक सहसंयोजक बंधन, ठीक है ना। ये सभी हम काफ़ी अच्छा से आगे बता चुके थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर बोल रहा है क्या, एक परमाणु, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने के कारण किस प्रकार के बंधन का निर्माण होता था। ये बताए थे कि अगर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जिस यौगिक का निर्माण होगा उसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। क्यों, क्योंकि आयनिक यौगिक में एक होता है धातु और एक होता है अधातु। तो धातु इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है, त्याग देता है, और धातु उसको पकड़ लेता है यानी ग्रहण कर लेता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है, तो ये क्या होगा, ये होगा आयनिक यौगिक। तो बोल रहा है एक परमाणु से दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है, तो आयनिक बंधन, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर, साझा में तो समझ रहा है ना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं हुआ है, कोई त्यागा और कोई ग्रहण नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ साझा हो रहा है यानी गठबंधन समझता है। बिहार में गठबंधन जैसे है नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से गठबंधन कर ले है, ठीक है ना, यानी जदयू कर ले भाजपा गठबंधन, उससे बगैर कांग्रेस किया हुआ है, राजद से गठबंधन। तो गठबंधन कभी भी टूट सकता है, वो बहुत कमज़ोर होता है, ठीक है ना। तो वही यहाँ बोल रहा है कि साझा किया यानी गठबंधन किया, तो इससे जो यौगिक का निर्माण होगा उसका नाम क्या होगा, वो बंधन का नाम क्या होगा, तो वो बंधन का नाम होगा सहसंयोजक बंधन। जब साझा करेगा तो सहसंयोजक बंधन, और जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो होगा क्या, आयनिक बंधन। अगला बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला बोल रहा है क्या कि द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे, यानी वैसा अणु का उदाहरण देना है जिसमें डबल बॉन्ड आता हो, द्विबंध आता हो। जैसे ऑक्सीजन बोलेंगे तो ऑक्सीजन का O2 क्या लिखे, ऑक्सीजन अणु यानी O2। तो ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2, तो इसमें डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड, क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। और एग्जाम्पल देना तो और दे सकते हैं, उसी प्रकार हम दे सकते हैं एग्जाम्पल CO2। तो CO2 में भी देखो C आएगा बीच में, क्योंकि और ऑक्सीजन एक इधर आएगा, एक ऑक्सीजन इधर आएगा। ऑक्सीजन का संयोजकता होता है 2, तो इधर भी 2 और इधर भी 2, तो ये क्या है, डबल बॉन्ड, क्या है, डबल बॉन्ड। तो बोल रहा है कि द्विबंध वाले किसी अणु का उदाहरण देते हैं, ऑक्सीजन दे दिए हैं, तो CO2 दे दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला जो है वो है क्या कि त्रिबंध वाले किसी अणु का उदाहरण दे, यानी वैसा अणु का उदाहरण दे जिसमें 3 बंध होता है, 3 बंध यानी ट्रिपल बॉन्ड होता है। तभी तो बताए थे नाइट्रोजन, क्या बताए थे, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होता है, तो नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा ये। नाइट्रोजन अणु के बीच, जो नाइट्रोजन के परमाणु के बीच कितना बंध होगा, 3 बंध। क्यों, क्योंकि इसका संयोजकता 3 होता है, तो ये नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में बंधन की प्रकृति बताएं। अमोनिया, तो अमोनिया में कौन बंधन है, आयनिक बंधन है या सहसंयोजक बंधन। तो देखो अमोनिया सूत्र लिखते हैं NH3। तो N मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, गैस, तो हो गया अधातु। H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, गैस, तो हो गया अधातु। तो ये अधातु के बीच बना है बंधन, तो ये क्या होगा, इसमें जो बंधन होगा वो होगा सहसंयोजक बंधन, क्योंकि अधातु के बीच बनने वाले बंधन को हम सहसंयोजक बंधन बोलते हैं। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखो CO2। तो कार्बन गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, तो गैस होता है अधातु। तो गैस और गैस यानी अधातु के मिल के बना है, यह बंधन का निर्माण किया है, तो यह होगा सहसंयोजक बंधन। तो कार्बन डाइऑक्साइड में होगा सहसंयोजक बंधन। फिर अगला देखते हैं, अगला है सोडियम मोनोऑक्साइड। सोडियम यानी Na, क्या होगा, Na, ठीक है ना। और मोनोऑक्साइड यानी एक ठो ऑक्सीजन। तो सोडियम मोनोऑक्साइड में ध्यान रखो, सोडियम यम आ गया तो ये हो गया धातु, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये धातु है, ये अधातु है। तो यहाँ धातु मिलने से बना है बंधन, तो यह कहलाएगा आयनिक बंधन। तो सोडियम मोनोऑक्साइड हो जाएगा आयनिक बंधन। तो अमोनिया में लिखना है सहसंयोजक बंधन, कार्बन डाइऑक्साइड में लिखना है सहसंयोजक बंधन, और सोडियम मोनोऑक्साइड में लिखना है आयनिक बंधन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या बोल रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियोन जैसा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो देखो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 8, कितना होता है,
8 होता है। और नियोन का जो परमाणु संख्या होता है, नियोन का परमाणु संख्या वो कितना होता है, वो होता है 10। तो ऑक्सीजन को बनना है नियोन, ऑक्सीजन को क्या बनना है, नियोन। तो ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए कि 10 हो जाएगा ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो 8 2 10 इसके पास भी हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा 2। कितना होगा, 2, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला बोल रहा है 25 नंबर की, एक तत्व ए के संयोजी सेल में यानी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। दूसरे तत्व बी के संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। संयोजी सेल मतलब बाहरी कक्षा में। ए और बी के संयोग से बनने वाले यौगिक विद्युत का कुचालक है, यानी उसमें करंट नहीं बहता है। तो इस यौगिक के बंधन की प्रकृति बताएं और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। बोल रहा है कि इसका बंधन का प्रकृति बताओ और इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखो। तो देखो आप यहाँ पर ध्यान दो, अंतिम कक्षा में बताए थे जब 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कहलाएगा धातु। क्या कहलाएगा, धातु। अगर अंतिम कक्षा में 1 2 3 होगा तो कहलाएगा धातु। लेकिन 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 अंतिम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो कहलाएगा अधातु। तो यहाँ देखो 3 से अधिक है, 4 है, तो ये क्या हो गया, अधातु। यानी ए क्या हो गया, मेरा अधातु। यहाँ देखो अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 है, यानी ये क्या हो गया, बी भी मेरा क्या हो गया, अधातु। तो ए भी अधातु, बी भी अधातु। तो ए और बी के मिलने से जो यौगिक बनेगा उस वो क्या हो गया, अधातु। अधातु से मिलने से बना है तो वह होगा सहसंयोजक बंधन। तो यहाँ पर इस यौगिक में बंधन का प्रकृति बताएं तो लिखना है सहसंयोजक बंधन का प्रकृति होगा। अब बोला इसके इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। क्या बोला, इलेक्ट्रॉनिक संरचना को लिखना है। अब देखो इसका लिखना है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो ध्यान दो, अंतिम कक्षा में यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका संयोजकता तो 4 ही हो जाएगा, क्योंकि 4 तक रहता है तो उसका संयोजकता 4 ही होता है। लेकिन 4 से अधिक आता है तो संयोजकता निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको 8 में से माइनस करते हैं। तो इसका संयोजकता कितना होगा, इसका संयोजकता हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, तो इसका संयोजकता हुआ कितना, 4, और इसका कितना हुआ, 1, ठीक है ना। तो ए का संयोजकता है 4 और बी का संयोजकता है 1। तो सबसे कम संयोजकता जो है उतना बंधन का निर्माण करेगा। तो सबसे कम संयोजकता है 1। तो यहाँ पर बी का दे दिए हम 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर ए का दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ए के पास कितना अंतिम कक्षा में 4 गो, तो 4 गो पूरा दो, 1 2 3 और 1 यहाँ पर 4। उसी प्रकार यहाँ पर बी का कितना है 7, तो 7 पूरा हो इसका। तो 1 1 2 उसी प्रकार 3 उसी प्रकार 4 उसी प्रकार 5 उसी प्रकार 6। अब कोई भी तत्व चाहता है कि हमारे अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसको क्या चाहिए, तो इसके पास तो 7 पहले से है, 7 इसके पास तो 7 क्या है, पहले से है। जिसको 8 करने के लिए एक ये वाला ले लेगा तो हो जाएगा इसके पास 8, यानी एक के ये वाला ले लेगा तो हो जाएगा इसके पास 8। तो ये 8 करने के लिए क्या करेगा, ये ए वाला 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। उसी प्रकार जो ए है इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 गो है, तो इसको 8 करने के लिए क्या चाहिए, बी का ये 4 लेगा। तो ये बी के क्या करेगा, ये जो है बी का ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। बी के कितना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन। देखो 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ से एक यहाँ, तो 4 ले लिया है। तो इसका यही बन जाएगा इस तरह संरचना, यानी इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस तरह बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 26, एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेल के लाइनों में जोड़ने में किया जाता है। जो रेल का पटरी होता है उसको जोड़ने में किया जाता है। तो बताना है कि उस यौगिक ए का नाम क्या है जिसका उपयोग एल्युमिनियम के साथ रेल के लाइन को जोड़ने में किया जाता है। तो उस यौगिक का नाम बताना। चलो उसका पिक्चर हम आप लोग को दिखाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या है, ये है रेल की पटरी। ऐसा क्या कर रहा है, यहाँ देखो टोटी के द्वारा यहाँ पर एक यहाँ पर पिघला हुआ अवस्था में क्या है, धातु है, और ये टोटी के द्वारा यहाँ पटरी को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। क्या कर रहा है, टोटी के द्वारा गिरेगा धातु और पटरी के पास जाके वो जम जाएगा, जुट जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ एल्युमिनियम। क्या लिखा हुआ, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के साथ क्या है, Fe2O3। एल्युमिनियम के साथ क्या है, एल्युमिनियम के साथ यहाँ देखो क्या है, Fe2O3। तो पूछ रहा था कि बताओ कि एल्युमिनियम के साथ रेल के पटरी को जोड़ने के लिए किस यौगिक का उपयोग करते हैं। तो बोलना क्या है, Fe2O3। Fe2O3, तो इसका आंसर होगा Fe2O3। चलते क्वेश्चन में। तो बोल रहा था कि उस यौगिक का पहचान करें जिसका उपयोग एल्युमिनियम के साथ रेल की पटरी को जोड़ने में किया जाता है। तो वो क्या होगा, Fe2O3, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि धातु के निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है। तो यहाँ पर बोलना है आप लोग को कि धातु के निष्कर्षण में, धातु को निकालना हो तो उसका निष्कर्षण में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में इसलिए परिवर्तन किया जाता है क्योंकि सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को अपकरण करके उससे धातु का प्राप्ति किया जा सके। ठीक है ना। इसके बारे में अभी हम पार्ट 3 तक अपलोड किए हैं, वो अपलोड करेंगे तो बता देंगे, काफ़ी अच्छा समझ आएगा। तो बोलना है कि सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को अपकरण के द्वारा उससे धातु प्राप्त करने के लिए सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है क्या कि उस क्वेश्चन नंबर 28, उस मिश्र धातु का नाम लिखें जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता था। अभी हम आपको कुछ देरी पहले पिक्चर दिखाए थे, उसमें बताए थे सोल्डर। क्या बताए थे? सोल्डर बताए थे। क्या बताए थे? सोल्डर। तो सोल्डर किसका मिश्रण था? तो सोल्डर जो था वो था SN और PB बताए थे। क्या बताए थे? PB। तो सोल्डर किसका मिश्रण है? टीना और सीसा का, जिसमें टीना भी होता है 50%, टीना भी होता है 50% और सीसा भी होता है यानी PB भी होता है 50%, आधा आधा दोनों होता है। तो बताते हैं सोल्डर का उपयोग जो किया जाता है वो क्या जाता है? विद्युत तार को उपयोग, विद्युत तार के बनाने में उपयोग। तो बोल रहा है कि उस मिश्र धातु का नाम लिखे जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो क्या होगा? सोल्डर। क्या होगा? सोल्डर। आगे बढ़ते हैं। और उसी समय हम बताए थे कि पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, और कांसा जो होता है जिसको हम ब्रोंज बोलते हैं वो होता है किसका मिश्रण? तो वो होता है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। और एक बताया था ड्यूरारूमिन। ड्यूरारूमिन, तो ड्यूरारूमिन जो होता है उसमें एल्युमिनियम 95% होता है, फिर कॉपर 3% होता है, फिर उसमें मैंगनीज होता है 1%, फिर उसमें मैग्नीशियम होता है आधा %, फिर उसमें सिलिकॉन होता है आधा %। ये बता 0.3% सिलिकॉन। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो आप लोग को बता देना चाहते हैं, फिर बोलते हैं कि आप लोग जरूर जाके जीके जीएस मस्ती चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और अपना आस पड़ोस में जो तैयारी करने वाला उसको ही बताएं, उसको जाकर आज जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है ना। क्योंकि सब्सक्राइब देखे नहीं बढ़ा है तो आप लोग जाकर जरूर से ज़रूर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है ना। अगर नहीं मिला है तो जीके जीएस मस्ती लिखें चैनल पर, तो उसमें मेरा फोटो आ जाएगा, तो उसको सब्सक्राइब करना। अभी वहाँ पर हम 3 वीडियो अपलोड किए हैं, आज चौथा वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। जाके अपलोड क्या बोलते हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है ना। चलो देखते हैं। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में अब हम देखेंगे। ठीक है ना। तो बोल रहा है धातु एवं अधातु के में एक अंतर लिखे, एक अंतर मात्र बोल रहा है। अंतर तो आप लोगों को हज़ारों पता है, हज़ारों नहीं लगभग 7-8 अंतर तो पता होगा। तो बोल रहा है कि एक ही अंतर लिखें। तो जानते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, यानी धातु में करंट बहता है, लेकिन अधातु विद्युत का कुचालक होता है, धातु में करंट नहीं बहता है। ठीक है ना। धातु तन्य होता है, यानी धातु को टीन के हम तार बना सकते हैं, लेकिन अधातु जो है तन्य नहीं होता है, यानी धातु को टीन के हम तार नहीं बना सकते हैं। धातु में आघात वर्धनीयता का गुण पाए जाते हैं। धातु को पीटेंगे तो वो चूर चूर नहीं होगा, वो फैर के चदरा बन जाएगा। लेकिन अधातु में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि धातु को चूरने पर वो चूर चूर हो जाता है। फिर बताएंगे धातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु का द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। फिर बोलना है क्या? धातु में विद्युतीय चमक, धातु में धात्विक चमक होता है, धात्विक चमक होता है, लेकिन अधातु में धात्विक चमक नहीं होता है। अपवाद में क्या रखना है? आयोडीन। क्या रखना है? आयोडीन। फिर बताना है आप लोगों को क्या कि धातु जो है, धातु में फिर बोलना है क्या? धातु को पीटने पर एक विशेष प्रकार का ध्वनि सुनाई देता है, जिसे धात्विक ध्वनि कहते हैं, लेकिन धातु के पीटने पर कोई विशेष प्रकार का ध्वनि नहीं सुनाई देता है। फिर क्या बोलना है? धातु का घनत्व, यानी धातु काफ़ी कड़ा होता है, तो धातु का घनत्व उच्च होता है, जबकि अधातु का घनत्व निम्न होता है। क्या होता है? निम्न होता है। फिर बोलना है कि धातु जो है अधिकांश ठोस होता है, लेकिन अधातु जो है अधिकांश गैसीय होता है। फिर धातु के अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जबकि अधातु के अंतिम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन यानी 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। फिर धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जबकि अधातु जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। फिर धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विद्युत धनात्मक बनाता है, जबकि अधातु जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके विद्युत ऋणात्मक बनाता है। धातु धनायन होता है,
लेकिन अधातु जो है वो ऋणायन होता है। क्या बोलना है? ऋणायन होता है। फिर बोलना है धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन जो है अधातु जो है वो अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है ना? तो काफ़ी अंतर हम बता दिए हैं, तो इसमें से कोई एगो लिख लेना है आप लोग को। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो बोल रहा है वो क्या है? अगला है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि धातुएं विद्युत के सुचालक होता है क्यों? ये तो काफ़ी बार बता चुके हैं कि धातु जो है वो विद्युत का सुचालक इसलिए होता है क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। धातु में कौन सा इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए धातु विद्युत का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, धातु की तन्यता और आघात वर्धनीयता से क्या समझते हैं? तो तन्यता मतलब क्या हुआ कि धातु को लिखना है। धातु की तन्यता से हम यह समझते हैं कि धातु को तीर कर, ठीक है ना, यानी धातु को खींच कर तार बनाया जा सकता है। और आघात वर्धनीयता से हम यह समझते हैं कि धातु को पीटने पर वह चूर चूर नहीं होता है, बल्कि धातु को पीटने पर वो चदरा की तरह फैल जाता है। ठीक है ना? तो बोलना है कि तन्यता से क्या समझते हैं? तो तन्यता से हम यह समझते हैं कि धातु को टारने पर वो क्या होता है? वो तार में बदल जाता है। और आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि उसको पीटने पर वो चूर चूर नहीं होगा, बल्कि वह चदरा की तरह पसर जाएगा, यानी चदरा की तरह फैल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है? द्विधर्मी मतलब दो धर्म को मानने वाला है, यानी वह ऐसे तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? धातु का ऑक्साइड होता है क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड होता है अम्लीय। ओसे धातु ओसे अम्लीय, अधातु ऑक्साइड होता है अम्लीय। लेकिन वैसा ऑक्साइड जो दोनों धर्म का फरों करे, यानी अम्लीय भी हो जाए और क्षारीय भी हो जाए। ठीक है ना? जब उसके पास अम्ल आवे तो वो बोले हम क्षार हैं, और जब उसके पास क्षार आए तो वो बोले हम अम्ल हैं। तो कौन ऑक्साइड है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है? तो उसको बोलते हैं द्विधर्मी ऑक्साइड। तो वो देखो, वो है एक तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड। क्या है? एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है ये द्विधर्मी ऑक्साइड, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड द्विधर्मी ऑक्साइड है, यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड ये अम्लीय भी होगा क्षारीय भी होगा। धातु ऑक्साइड है, लेकिन इसको नहीं बोल देना कि क्षारीय होता है, यह अपवाद है, ये अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। उसी प्रकार जिंक का ऑक्साइड, देखो जिंक क्या है? धातु है, तो धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय, लेकिन ये अपवाद है। ये जिंक का ऑक्साइड जो है ये अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। उसी प्रकार बोलेंगे PbO। क्या बोलेंगे? PbO। तो Pb क्या है? धातु है, धातु ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय, लेकिन ये अपवाद है। PbO जो है ये भी क्या होगा? ये अम्लीय भी होगा और क्षारीय भी होगा। उसी प्रकार अगर बोलें तो एक और बताते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड। क्या बताते हैं? बेरिलियम ऑक्साइड BeO। तो बेरिलियम क्या है? धातु है। बेरिलियम क्या है? धातु है, तो उसका ऑक्साइड क्षारीय होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद है, ये भी क्या होगा? ये तो अम्लीय होगा क्षारीय होगा। तो याद रखना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था दो ठो, वो दो ठो क्या था? 4 गो में 2 ठो इंपॉर्टेंट था। एक Al2O3, ये क्या है? द्विधर्मी ऑक्साइड है, यानी ये अम्लीय क्षारीय दोनों होता है। एक याद रखना है ZnO, ये भी क्या है? ये द्विधर्मी ऑक्साइड है, अर्थात ये अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। ये दोनों जरूर याद रखें। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। वैसे पूछ लेगा आप लोग के, बताओ द्विधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो बोलना वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल और क्षार दोनों का गुण पाया जाता है उसे द्विधर्मी ऑक्साइड कहता है, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना? कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी धात्विक गुण प्रदर्शित करता है, बताना है। तो क्या बोला था कि ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सा धात्विक गुण प्रदर्शित करता है? तो ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन ये कौन सा धातु का गुण प्रदर्शित करता है? तो हम जानते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक होता है और अधातु विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन ग्रेफाइट कुचालक है, फिर भी जो है ग्रेफाइट में करंट बहता है, यानी ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक होता है। तो क्या लिखना है? तो कौन सा धातु गुण प्रदर्शित करता है ग्रेफाइट? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक का गुण प्रदर्शित करता है, जो एक धातु का गुण है। तो यहाँ लिखना है विद्युत के सुचालक का गुण। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनाते हैं? तो देखो, आर्गन का हम बताए थे कि आर्गन क्या है? एक निष्क्रिय गैस है या अक्रिय गैस है। इसी को बोलते हैं नोबल गैस। इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं, तो आर्गन को ही क्या बोलते हैं? आर्गन को ही बोलते हैं अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या नोबल गैस। और ये अक्रिय निष्क्रिय गैस जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता। क्यों रिएक्शन नहीं करता किसी से? क्योंकि अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और अभी हम तुरंत बताए थे, पहले ही बताए थे कि अंतिम कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका मौज मस्ती हो गया, यानी वो कहेगा हम किसी से रिएक्शन ही नहीं करेंगे, हम क्या हो गया? अस्थायी हो गया।
तो इसलिए जो है आर्गन जो है आर्गन आर्गन रिएक्शन करके AR2 यानी आर्गन 2 यानी अणु का निर्माण नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, तो बोलना है क्या कि हम जानते हैं कि यहाँ पर लिखना है कि आर्गन का अंतिम कक्षा में कितना है 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते थे, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरी जाएगा, 8 2 10, तीसरा कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ तो 18 था ही, उसमें से 10 हम निकाल दिए, तो बचा कितना, अब 8 बचा है। तो देखो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। जब अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो अस्थायी तत्व हो जाता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं निष्क्रिय या अक्रिय, ठीक है ना। तो आर्गन जो है इसलिए जो है आर्गन आर्गन रिएक्शन करके AR2 का निर्माण नहीं करता। तो सिंपल सा लिखना है, क्योंकि आर्गन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इस प्रकार हुआ एक अक्रिय गैस है या निष्क्रिय गैस है, इसलिए आर्गन आर्गन रिएक्शन करके आर्गन अणु का निर्माण नहीं करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। अभी एक लड़का कोर किया था, उसका रिकॉर्डिंग हो गया, वो यही क्वेश्चन पूछा था, परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है। देखो परमाणु जो है वो क्या है, वो अस्थाई होता है, यानी वो अस्थाई नहीं होता, वो रिएक्शन किसी से भी कर लेगा, ठीक है ना। क्योंकि कब कर लेगा, वो तब करेगा जब उसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो अस्थाई हो जाएगा। और आयन क्या होता है, आयन उसको बोलते हैं जो अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, वो होता है आयन। क्या होता है, आयन, ठीक है ना। जैसे बोलते हैं हम सोडियम परमाणु, क्या बोलते हैं, सोडियम परमाणु। तो सोडियम का कितना होता है, 11, कितना होता है 11, कितना हो गया 11। तो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देखो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में बचा कितना, 1, तो 1 डाल दो, तो अंतिम कक्षा में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अभी क्या करेगा, ये क्या है, ये है परमाणु। तो ये अभी रिएक्शन कर लेगा कि जैसे इसके पास अभी जल भेजो तो जल से अभिक्रिया कर लेगा, ऑक्सीजन भेजो तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा। क्यों, क्योंकि ये अभी क्या है, परमाणु है। लेकिन ये जो है सोडियम को हम बदल देते हैं आयन में। आयन में कब बदलता है, कोई भी परमाणु आयन में कब बदलता है, कोई भी परमाणु आयन में तब बदलता है जब वह अपना अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है या ग्रहण करके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, तो वो बन जाता है आयन। तो सोडियम को देखो, इसको प्राप्त करना है 8 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा, यहाँ पर अंतिम कक्षा में इसको क्या चाहिए, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ ध्यान दो, इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अंतिम कक्षा में चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, ये 7 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेगा या 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा। तभी हम बताए थे कि अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, ठीक है ना। लेकिन 3 से अधिक हो, 4 5 6 7 8 हो, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, क्या करता है, ग्रहण करता है। तो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान कर देगा। जब जैसे 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा तो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये कहलाएगा सोडियम, और 1 इलेक्ट्रॉन को दान किया तो सोडियम प्लस, क्या कहलाएगा, सोडियम प्लस। तो ये बन जाएगा सोडियम आयन, जो क्या होता है, अस्थायी हो गया, अब यानी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। तो आयन और परमाणु एवं आयन में यही अंतर है, ठीक है ना। यानी परमाणु से आयन कब बनता है, परमाणु से आयन तब बनता है जब वो अपना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है, तो परमाणु से वो आयन में बदल जाता है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और यह कैसे बनता है। तो बताया था सहसंयोजक बंधन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है एकल सहसंयोजक बंधन, एक होता है द्विसहसंयोजक बंधन, एक होता है त्रिसहसंयोजक बंधन। एकल सहसंयोजक बंधन उसको कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, यानी परमाणु परमाणु के बीच जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो होगा एकल सहसंयोजक बंधन। जिसमें डबल बॉन्ड होगा परमाणु परमाणु के बीच, यानी जिसमें डबल बॉन्ड होगा वो क्या कहलाएगा, द्विसहसंयोजक बंधन। जिसमें परमाणु परमाणु के बीच ट्रिपल बॉन्ड होगा वो कहलाएगा त्रिसंयोजक सहसंयोजक बंधन। तो बोला यह कैसे बनता है, तो यह बनता है इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप, यानी गठबंधन के फलस्वरूप। तो इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है तो बोल रहा है क्या, यहाँ पर देखो कितना नंबर, 9 नंबर। हाँ, आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के हम पहले सूत्र लिखते हैं, ठीक है ना, CCl4, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि लिखना, हम जानते हैं कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत का कुचालक होता है, तो इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक सहसंयोजक यौगिक है, क्योंकि कार्बन अधातु है और क्लोरीन भी अधातु है, और यह अधातु के मिलने से फलस्वरूप यौगिक का निर्माण किया है, इसलिए यह सहसंयोजक यौगिक है, इसलिए यह विद्युत का कुचालक होगा, ठीक है ना। इतना लिख देना है, खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्या बोल रहा है? सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्यों? तो हम बताते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्या है? धातु, क्लोराइड क्या है? अधातु। तो धातु और धातु से मिलकर बनाते हैं क्या है? आयनिक यौगिक। और हम बताए थे कल वाला वीडियो में कि धातु और धातु से मिलकर बनाते वो कहलाता है आयनिक यौगिक, और अधातु और धातु से मिलकर बनाते वो कहलाता है संयोजक यौगिक। तो देखो आयनिक यौगिक जो होता है वो जल में घुलता है, आयनिक यौगिक जल में घुलता है। जैसे नमक जो है जल में घुल गया तो वो क्या? आयनिक यौगिक। तो आयनिक यौगिक जल में घुलता है, वो विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है ना। तो आयनिक यौगिक जल में घुलता है, लेकिन वो कार्बनिक विलायक में नहीं घुलता है, यानी वैसा विलायक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसमें जो आयनिक यौगिक नहीं घुलेगा। लेकिन सहसंयोजक यौगिक जो होता है, सहसंयोजक यौगिक जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, लेकिन वो कार्बनिक यौगिक में घुल जाता है। तो यहाँ पर बोल रहा है क्या? सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है। तो लिखा है कि हम जानते हैं कि आयनिक यौगिक जल में घुल जाता है, और सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है इसलिए जल में घुल गया है। लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड यह सहसंयोजक यौगिक है, और हम जानते हैं कि सहसंयोजक यौगिक जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है जल में नहीं घुलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि CH4 और CO2 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखना है, ठीक है ना। तो देखो कार्बन का संयुक्ता होता है 4, कार्बन का संयुक्ता कितना होता है? 4, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो पहले कार्बन देखो बड़ा है संयुक्ता, तो जो जिसका संयुक्ता बड़ा होगा उसको बीच में रखना है, तो उसको बीच में रख दिए हैं, ठीक है ना। इसका संयुक्ता होता है 4, तो 4 दे दो, एक यहाँ दे दो, एक यहाँ दे दो, और एक यहाँ दे दो। 4 दिशा में क्यों दिए? क्योंकि हाइड्रोजन कितना है? CH4 में देखो हाइड्रोजन 4 गो है, इसलिए 4 दिशा में दिए हैं। अगर 2 गो रहता तो 2 दिशा में रहते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो 4 दिशा में एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब हाइड्रोजन का संयुक्ता कितना होता है? 1, तो यहाँ लिखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संयुक्ता दिखा रहा है हम क्रॉस से, ठीक है ना। यहाँ भी लिख दिए हाइड्रोजन, सॉरी स्क्रीन छोटा पड़ गया, यहाँ दे दिए क्रॉस, यहाँ लिख दिए हाइड्रोजन, और यहाँ भी दे दिए हम क्रॉस, यहाँ लिख दिए हाइड्रोजन और यहाँ दे दिए क्रॉस। एक ही क्रॉस क्यों दिए सब हाइड्रोजन के पास? क्योंकि हाइड्रोजन का संयुक्ता 1 होता है, ठीक है ना। और हाइड्रोजन जो है ना अपना अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो वो अस्थायी हो जाएगा। अब बोलेंगे कि सर आप बताए थे कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है तब अस्थायी होता है, लेकिन हाइड्रोजन अपवाद है। हाइड्रोजन जो है क्योंकि हीलियम भी तो क्या है? अस्थायी तो थे, तो हाइड्रोजन हीलियम जैसन बन के यानी 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वो अस्थायी हो जाता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अस्थायी हो गया। हाइड्रोजन क्या करेगा? एक तो अपना पास है ही, एक कार्बन ले लेगा, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन हो इससे ले लेगा, वही भी अस्थायी हो गया। हाइड्रोजन के पास देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास तो है ही, एक कार्बन वाला ले लेगा तो ये हो गया क्या? अस्थायी हो गया। इसी प्रकार हाइड्रोजन के पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है ही, यहाँ 1 कार्बन वाला ले लेगा तो अस्थायी हो जाएगा। लेकिन कार्बन को अस्थायी होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा? सब हाइड्रोजन का 1 ले लेगा। इसके पास 4 तो है, 1 2 3 4 तो इसके पास है, तो अब क्या करेगा? सब हाइड्रोजन का भी 1 ले लेगा, तो इसके पास हो जाएगा 8, तो सब हाइड्रोजन का भी 1 ले लेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया है CH4 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना। क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक संरचना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है क्या? CO2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो C का लिखो बीच में, C बीच में क्यों लिखें? क्योंकि कार्बन का संयुक्ता होता है 4, ऑक्सीजन का 2 ही होता है, तो बड़का संयुक्ता वाला बीच में। अब ऑक्सीजन देखो 2 गो है, तो दोनों, तो इसका कार्बन का संयुक्ता 4 होता है, तो 2 तरफ दे दो, 2 2 तो हो जाएगा 4। तो एक यहाँ दे दिए, देखो एक यहाँ, सॉरी एक यहाँ दे दिए हैं और एक यहाँ दे दिए हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार एक यहाँ दे दो और एक यहाँ दे दो। 2 दिशा में ही क्यों दिए? क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही है। ऑक्सीजन का संयुक्ता भी होता है 2, कितना होता है? 2। ऑक्सीजन का संयुक्ता कितना होता है? 2। तो ऑक्सीजन एक यहाँ लिखे, यहाँ दे दिए क्रॉस, यहाँ दे दिए क्रॉस, ये हो गया ऑक्सीजन का संयुक्ता। ऑक्सीजन एक यहाँ लिखे, यहाँ दे दिए 2, यहाँ दे दिए 2, ये हो गया ऑक्सीजन का संयुक्ता। क्या हो गया? ऑक्सीजन का संयुक्ता हो गया। ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन की कहेगा कि अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए ना तो हम हो जाएंगे अस्थायी। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा कार्बन वाला, ठीक है ना। इधर पर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन कहेगा कि अगर हमको कोई 2 इलेक्ट्रॉन दे देना तो हम अस्थायी हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी हम मेरा अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इधर से भी ले लेगा क्या? कार्बन वाला 2 को ले लिया है। कार्बन का अंतिम कक्षा में होता है 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन को अस्थायी होने के लिए चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो कार्बन सोचेगा कि हम अगर हमको कोई 4 इलेक्ट्रॉन दे देना तो हम भी अस्थायी हो जाएंगे। तो कार्बन क्या करेगा? ऑक्सीजन ला यहाँ से 2 को ले लेगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन ला 2 को ले लेगा। क्योंकि क्यों लेगा? क्योंकि कार्बन भी तो उसको दिया है ना, तो कार्बन ये दोनों का ले लेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार कार्बन क्या करेगा? ये दोनों का ले लेगा। तो ये बन गया किसका? ये बन गया है कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक संरचना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, किसी रासायनिक यौगिक के बनने के में संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या भूमिका है। तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या होता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो बोलना है किसी रासायनिक अभिक्रिया को बनने में, किसी रासायनिक यौगिक को बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉन की भूमिका यह है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के एक की परमाणु संख्या 12 है।
बी की परमाणु संख्या 17 है। तो ए और बी से बने यौगिक का सूत्र लिखें। बोला सूत्र लिखना है ए और बी से बने यौगिक का, ठीक है ना। तो एक के परमाणु संख्या कितना है, 12 है। क्या है, 12 है। क्या है, 12 है। तो 12 किसका होता है, 12 होता है मैग्नीशियम का। किसका होता है, यानी ए मेरा हो गया मैग्नीशियम। क्या हो गया, मैग्नीशियम। और बी के परमाणु संख्या 17 है। कितना है, 17 है। तो 17 कौन होता है, 17 होता है क्लोरीन का परमाणु संख्या, यानी बी मेरा हो गया क्लोरीन। क्या हो गया, क्लोरीन। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम की संयुक्ता कितना होता है, मैग्नीशियम का संयुक्ता होता है 2। मैग्नीशियम का संयुक्ता कितना होता है, 2। और क्लोरीन का संयुक्ता कितना होता है, क्लोरीन का संयुक्ता होता है 1। कितना होता है, 1। और जानते हैं कि रासायनिक बंधन का निर्माण कैसे रहता है, तो दोनों अदला बदली कर लेगा तो हो जाएगा, रासायनिक बंधन का निर्माण कर लेगा। तो 1 इसमें जाए गुना होगा, तो 1 से गुना होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 इसमें जाए गुना हो जाता हो जाएगा Cl2। तो बनाएगा यह क्या, ये बना लेगा MgCl2 सूत्र बनाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्या है कि अमोनिया के अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंधन है, ये बताना है। तो अमोनिया का हम बताए थे कि अमोनिया का अणु के सूत्र क्या होता है, N2। क्या होता है, N2। इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, N और N के बीच होता है तिलपर बॉन्ड। कितना होता है, तिलपर बॉन्ड, 1 2 3। तो पूछा अमोनिया के अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंधन होता है, तो कुल 3 सहसंयोजक बंधन होता है। तो लिखना अमोनिया के अणु में कुल 3 सहसंयोजक बंधन होता है। एग्जाम्पल में ये जरूर लिख देना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सोडियम अणु कहना क्या सही है, सोडियम अणु बोल रहा है कहना क्या सही बात है। तो अब यहाँ समझना है कि सोडियम अणु कहना क्या सही बात है। तो सोडियम क्या है, धातु। क्या है, धातु है। और हम जानते हैं कि धातु और धातु कभी अभिक्रिया नहीं करता है, यानी Na2 कहना गलत है। तो क्या सोडियम अणु कहना क्या सही है, तो लिखना है क्या सोडियम अणु कहना सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि धातु और धातु अभिक्रिया नहीं करता है। ऐसा धातु और धातु अभिक्रिया करके तो अणु बना लेता है। जैसे बनाया था N यानी नाइट्रोजन प्लस N यानी नाइट्रोजन बनाया तो बनाया क्या, N2। ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2। क्लोरीन प्लस क्लोरीन Cl2। लेकिन धातु और धातु अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सोडियम अणु कहना सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की प्रकृति प्रकाश डाले, यानी कौन बंधन का निर्माण करा उसका प्रकृति बताना है। तो जल देखो, जल का सूत्र H2O। H क्या है, हाइड्रोजन। O क्या है, ऑक्सीजन। दो H भी क्या है, गैस। ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। गैस गैस क्या होता है, और धातु। धातु धातु अभिक्रिया किया तो क्या कौन सा बंधन का निर्माण करेगा, सहसंयोजक बंधन। तो जल हो गया सहसंयोजक बंधन। अगला क्या है, अगला है नाइट्रोजन अणु। नाइट्रोजन अणु यानी N + N बराबर क्या होगा, N2। क्या होगा, N2। तो N भी क्या है, अधातु। N भी क्या है, अधातु। नाइट्रोजन क्या है, अधातु। तो अधातु धातु से मिलकर जब बंधन का निर्माण किया है तो नाइट्रोजन अणु क्या होगा, यह होगा सहसंयोजक बंधन। अगला है मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, MgCl2। MgCl2 मैग्नीशियम, यम आ गया यानी धातु है। Cl क्लोरीन, क्लोरीन क्या है, गैस है, यानी क्या है, अधातु है। तो ये हो गया मैग्नीशियम धातु, क्लोरीन हो गया अधातु। तो धातु धातु के बीच बना है तो ये क्या होगा, ये होगा आयनिक बंधन। तो 3 नंबर में लिखना है आयनिक बंधन। चौथा नंबर देखते हैं क्या है। चौथा नंबर है कि कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम यानी Ca, क्लोराइड यानी Cl2। तो कैल्शियम यम आ गया तो धातु है, क्लोरीन क्या है, गैस है, गैस है तो अधातु है। तो कैल्शियम धातु, क्लोरीन अधातु। धातु धातु के बीच बना है ये बंधन, तो ये होगा आयनिक बंधन। तो 4 नंबर लिखना आयनिक बंधन बन गया है। अगला बढ़ते क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि तत्व WXYZ की परमाणु संख्या कितना है, 7 है, 9 है, 10 है। यानी W का 7, X का 9, उसके बाद Y का 10 और Z का कितना है, 11 है। तो निम्नलिखित युग्मों से बने यौगिक का सूत्र लिखें। बोल रहा है कि उसका सूत्र लिखना है और इनमें विद्यमान बंधन की प्रकृति बताना है, कौन सा बंधन है वो भी बताना है। चलो अब समझते हैं आराम से। देखो W का परमाणु संख्या कितना है, 7। और 7 जो होता है वो कौन होता है, तो 7 होता है नाइट्रोजन का। तो W हो गया नाइट्रोजन। X का कितना है, X का यहाँ पर कितना है, X का है 9। कितना है, तो W मेरा हो गया क्या, नाइट्रोजन। क्या हो गया, नाइट्रोजन। X का कितना है, तो X का है 9। X का कितना है, 9। तो 9 क्या होता है, फ्लोरीन। 9 क्या होता है, फ्लोरीन। तो X हो गया मेरा फ्लोरीन, ठीक है ना। इसी प्रकार Y का कितना है, Y का है 10। तो Y क्या हो गया, नियोन। क्या हो गया है, नियोन। क्या हो गया है, नियोन, ठीक है ना। उसी प्रकार Z का कितना है, 11। तो 11 है, तो 11 किसका होता है, तो सोडियम का। किसका होता है, सोडियम का। तो Z हो गया मेरा सोडियम। अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है W और X। तो W मेरा क्या है, देखो W है क्या, W है नाइट्रोजन। W मेरा क्या है, नाइट्रोजन। तो W हो गया नाइट्रोजन। और X बोल रहा है, तो X मेरा क्या है देखते हैं। तो X मेरा क्या है, फ्लोरीन। क्या है, फ्लोरीन, ठीक है ना। तो देखो नाइट्रोजन भी क्या है, गैस है, और फ्लोरीन भी क्या है, गैस है।
तो गैस गैस अभिक्रिया किया यानी अधातु अधातु अभिक्रिया किया, तो ये कौन सा बंधन का निर्माण करेगा, तो ये जिस यौगिक का निर्माण करेगा उसको बोलेंगे हम क्या, सह संयोजक यौगिक, और जो बंधन बनेगा उसको बोलेंगे सह संयोजक बंधन। तो बोरा यौगिक का सूत्र लिखे और उसमें विद्यमान बंधन की प्रकृति बताएं, तो ये कौन बंधन है, तो ये हो गया सह संयोजक बंधक। सूत्र क्या होगा, तो NFL, क्या होगा NFL, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं एक्स और एक्स, क्या देखते हैं एक्स और एक्स। तो एक्स क्या है मेरा, एक्स का परमाणु संख्या है 9, तो 9 है तो क्या हो गया मेरा फ्लोरीन, क्या हो गया फ्लोरीन, 9 है तो क्या हो गया फ्लोरीन, तो फ्लोरीन और फिर एक्स यानी फिर फ्लोरीन, तो फ्लोरीन फ्लोरीन क्या हो जाएगा, फ्लोरीन फ्लोरीन हो जाएगा Fl2, Fl2, तो इसका सूत्र हो गया Fl2। लेकिन कौन बंधन का निर्माण करेगा, तो फ्लोरीन गैस, ये भी गैस, तो गैस गैस यानी अधातु धातु, तो हो गया यह सह संयोजक बंधन। तो 2 नंबर भी खत्म हो गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है W और Z। तो W देखते हैं, W क्या है मेरा नाइट्रोजन, क्या हो गया W मेरा नाइट्रोजन, क्यों, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 7 है। Z क्या हो गया मेरा सोडियम, Z क्या हुआ सोडियम, क्यों, क्योंकि इसका परमाणु संख्या कितना है 11 है। तो सोडियम मेरा क्या है, सोडियम मेरा धातु है, नाइट्रोजन मेरा क्या है, नाइट्रोजन और धातु है। तो धातु और धातु के बीच बनाए, तो ये कौन सा बंधन है, ये आयनिक बंधन हो गया है, ठीक है ना। अब इसका सूत्र लिखना है, तो क्या लिखना है सूत्र, इसका सूत्र होगा Na3N। अच्छा, यहाँ 3 क्यों दिए हैं, क्योंकि सोडियम का संयुक्ता होता है 1 और नाइट्रोजन का संयुक्ता होता है 3, तो 3 चला गया इधर, 1 आ गया इधर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला बोल रहा है क्या, अगला बोल रहा है Y और Z, क्या बोल रहा है Y और Z। तो Y देखते हैं क्या है, तो Y मेरा क्या है, तो Y मेरा क्या है, Y का परमाणु संख्या कितना है 10, तो Y मेरा हो गया नियोन, क्या हो गया है नियोन, ठीक है ना। और Z मेरा क्या है, तो Z मेरा है सोडियम, क्या है सोडियम, क्या है सोडियम, ठीक है ना। तो देखो नियोन मेरा क्या है, नियोन है गैस, और सोडियम क्या है, सोडियम क्या है, सोडियम है धातु। किसके में जो बंधन बनेगा वो कौन सा बंधन बनेगा, तो इसमें बनेगा सह संयोजक आयनिक बंधन, क्योंकि ये धातु है ये अधातु है, तो ये बनेगा आयनिक बंधन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि नियोन क्या अक्रिय गैस है, और अक्रिय गैस रिएक्शन नहीं करेगा सोडियम से, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इन सूत्र का निर्माण नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि एक्स और वाई तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। अब बोल रहा है क्या कि एक्स और वाई के बीच बनने वाला बंधन की प्रकृति बताना है। तो देखो बंधन का प्रकृति क्या होगा, तो हम बताए थे कि अंतिम कक्षा में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो होता है धातु, अगर अंतिम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन हो तो वो होता है धातु। लेकिन अंतिम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन हो तो वो होता है अधातु, क्या होता है अधातु, ठीक है ना। तो देखो इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, इसका अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 से अधिक है तो ये हो गया अधातु, ये क्या हो गया ओ धातु, क्या हो गया ओ धातु। इसका अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है यानी 3 से कम है, 1, 2, 3 है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया धातु। तो देखो अब बताओ, ये हो गया तुम्हारा एक्स हो गया तुम्हारा अधातु और वायु तुम्हारा हो गया धातु। तो अधातु धातु के बीच अभिक्रिया हो रहा है तो कौन सा बंधन का निर्माण करेगा, आयनिक बंधन, तो यहाँ लिखना है आयनिक बंधन। आगे बढ़ते हैं, अगला है क्या, बोल रहा है कि धातु ए है जिसका परमाणु संख्या 19 है। 19 परमाणु संख्या किसका होता है, 19 होता है पोटेशियम का, यानी पोटेशियम हो गया, क्या हो गया ए मेरा क्या हो गया पोटेशियम, यानी 19, क्या हो गया 19। एक क्लोरीन है, तो क्लोरीन का संकेत होता है Cl, क्या होता है Cl का परमाणु संख्या कितना होता है 17, कितना होता है 17। अब बोल रहा है कि चित्र की सहायता से एक के अभिक्रिया के पूर्व और पश्चात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएं। ए का बोल रहा है, Cl का नहीं बोल रहा है, ठीक है ना, सिर्फ बोल रहा है ए का। तो बोल रहा है चित्र की सहायता से एक का अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाना है। देखो ए मेरा क्या है पोटेशियम, ए मेरा क्या है पोटेशियम, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 19 है, क्या है 19, पोटेशियम संकेत क्या होता है के होता है, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन इसके पास कहाँ बचा है, 2 और 8 10 खत्म कर दिए हैं, ठीक है ना। तो अब कितना बचा है, तीसरा कक्षा में देंगे 8 इलेक्ट्रॉन, कितना देंगे 8, चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है ना। तो जब 8 पूरेगा तो 8 डाल देना है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 8 8 16 16 2 18 हो गया, तो लास्ट में कितना बचा 1, तो लास्ट में डाल दिए 1, कितना डाल दिए हैं 1 डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया है अभिक्रिया से पूर्व इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन हमको लिखना है अभिक्रिया के बाद, क्या बोले तो फिर देखो यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान से, ये है मेरा पोटेशियम, क्या है पोटेशियम, क्योंकि बोल रहा है यहाँ ए का बोल रहा है, तो ये मेरा क्या है पोटेशियम ही होगा, क्यों, क्योंकि ए का परमाणु संख्या 19 है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा में 8 भर जाएगा, तो 8 8 16 2 18, फिर तीसरा में कितना चाहिए 1, कितना चाहिए 1 चाहिए, तो कितना हो गया 19 हो गया है। अब बोल रहा है अभिक्रिया के बाद, तो अभिक्रिया जैसे ही करेगा नहीं क्लोरीन से, तो
पोटेशियम क्या है? पोटेशियम है आपका धातु, और जब ये धातु है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा? तो इसका अंतिम कक्षा में होगा 1 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन है? अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर लेगा और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसको लिखेंगे 1+, यानी अभी बन गया पोटेशियम आयन। क्या बन गया? पोटेशियम आयन। यानी अब इसका परमाणु संख्या कितना हुआ? तो 18 हो गया। 18 क्यों हुआ? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया अभिक्रिया के बाद, ठीक है ना। तब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? तो 2 8 8, तो 2 8 10 10 8 18, तो यही हो गया। तो अभिक्रिया के पहले ये हुआ, अभिक्रिया के बाद ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। रहा है कि हाइड्रोजन अणु के बनने में हाइड्रोजन परमाणु अष्टक प्राप्त नहीं करता है। यानी हाइड्रोजन जब बनता है ना, हाइड्रोजन जब अणु बनता है तो ये अणु बनता है तो अष्टक नियम पर नहीं, मतलब इसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ये नहीं प्राप्त करता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो वो क्या होगा? अस्थायी। तो ये अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं प्राप्त करता है, फिर भी ये क्या है? ये अस्थायी हो जाता है। क्यों? तो बोलना है कि क्योंकि हाइड्रोजन जो है हीलियम का नज़दीक होता है। हीलियम का परमाणु संख्या अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो हीलियम का अंतिम कक्षा में होता है 2 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम भी क्या अस्थायी है। तो हाइड्रोजन सोचता है कि उतना इलेक्ट्रॉन जो हम 8 लाएंगे, 8 कहाँ से लाएंगे? हम हीलियम जैसे बदल जाते हैं, और हीलियम भी तो अस्थायी है ना, तो हम भी अस्थायी हो जाएंगे। इसलिए हाइड्रोजन के अष्टक नियम नहीं पालन करता है, फिर भी हाइड्रोजन जो हीलियम जैसा आकृति प्राप्त करके अस्थायी हो जाता है। तो यहाँ बोल रहा है क्या कि हाइड्रोजन अणु H2 के बनने में अष्टक नियम प्राप्त नहीं करता है, यानी H परमाणु में अष्टक प्राप्त नहीं करता, फिर भी हाइड्रोजन अणु काफ़ी अस्थायी होता है। क्यों? तो बोला है क्योंकि हाइड्रोजन अणु जो है हीलियम के जैसे अपना अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके वो भी अस्थायी हो जाता है। इसलिए हाइड्रोजन अणु जो है अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बावजूद भी वो क्या होता है? काफ़ी अस्थायी होता है। ये लिखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला है कि ABC तीनों तत्वों के परमाणु संख्या कितना है? तो देखो कितना है? 8 है, 10 है, 20 है। तो बोल रहा है इसमें अक्रिय गैस कौन है वो बताना है। तो अक्रिय गैस जो होता है ना, अक्रिय गैस जो होता है उसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। अक्रिय गैस का अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है और वो अस्थायी होता है। अपवाद में है हीलियम। हीलियम का अंतिम कक्षा में मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो देखो एक दिया है 8, एक दिया है 10 और एक दिया है 20। इससे बताना है कि अक्रिय गैस कौन है। अक्रिय गैस कौन है? तो देखो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा कक्षा में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ 2 तो दे दिए तो बचा कितना? 6। तो इसका अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो और अक्रिय गैस के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका अंतिम में 6 है, यानी अक्रिय गैस ये नहीं है। 10 का देखते हैं। पहला कक्षा में दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 देखो डाल सकते हैं, तो 2 देंगे तो कितना बचा? 8। हाँ, अंतिम कक्षा में इसका आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10। अंतिम कक्षा में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है? ये है अक्रिय गैस। क्या है? अक्रिय गैस। कौन अक्रिय गैस है? तो नियोन है, ये नियोन है, नियोन। इसका देखते हैं। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा मैक्सिमम 8, फिर देखो 8 दे सकते हैं क्या? हाँ 8 दे सकते हैं। देखो 2 8 10 से हुआ, तो 8 कितना देंगे? कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? 18। और फिर अंतिम अगला कितना दे सकते हैं? तो 18 पूर गया, तो अब 2 और बचा, तो अंतिम में डाल लो 2। तो अंतिम कक्षा में हुआ कितना इलेक्ट्रॉन? तो अंतिम में हुआ आपका 2 इलेक्ट्रॉन। कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो बताओ जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो अक्रिय गैस होगा? नहीं, अक्रिय गैस का अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 20 भी क्या है? ये अक्रिय गैस नहीं है। 20 किसका परमाणु संख्या है? तो ये है कैल्शियम का। 8 किसका है? तो 8 है ऑक्सीजन का। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, तो इसकी संयोजकता बताना है। तो बता संयोजकता निकालने का हम सिंपल नियम बताया कि अगर अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो या 4 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका संयोजकता वही हो जाता है। 4 तक होता है तो वही हो जाता है, लेकिन 4 से अगर अधिक हो तो उसको 8 में से घटाकर निकालते हैं। तो देखो इसका अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 से अधिक है तो इसका संयोजकता निकालेंगे तो 8 में से 6 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। इसका आंसर संयोजकता कितना हो जाएगा? 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में वैद्युत संयोजक और सह संयोजक यौगिक का चयन करें। पहले हम बताते हैं क्या वैद्युत संयोजक का मतलब होता है आयनिक यौगिक। क्या होता है? क्योंकि हम बताए थे कि वैद्युत संयोजक का ही दूसरा नाम क्या है? आयनिक यौगिक। या आयनिक यौगिक का दूसरा नाम क्या है? वैद्युत संयोजक यौगिक। अब बोला सहसंयोजक यौगिक बताओ। तो बताओ वैद्युत संयोजक यौगिक अर्थात आयनिक यौगिक किसको बोलते हैं? जहाँ धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। और सहसंयोजक यौगिक किसको बोलते हैं? तो जहाँ पर होता है अधातु और धातु के बीच अभिक्रिया उसको बोलते हैं सह संयोजक यौगिक। तो ग्लूकोज का देखते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र लिखो C6H12
O6। तो देखो C मतलब कार्बन, कार्बन क्या है गैस, तो धातु हो गया। हाइड्रोजन क्या है गैस, तो धातु हो गया। ऑक्सीजन क्या है गैस, तो धातु हो गया। तो ये तीनों क्या है धातु। तो यहाँ अधातु के बीच अभिक्रिया हुआ है, इसलिए यह क्या है, सहसंयोजक यौगिक है। तो ग्लूकोज के सामने लिखना है सहसंयोजक यौगिक। अगला देखते हैं, अगला क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड यानी पोटेशियम का संकेत K और क्लोराइड का संकेत Cl। देखो आप पोटेशियम तो यम आ गया लास्ट में, तो ये क्या है धातु। और क्लोराइड, क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोराइड यानी क्लोरीन, क्लोरीन क्या है गैस। तो पोटेशियम हो गया धातु, क्लोरीन हो गया अधातु। तो धातु और धातु के बीच बना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आयनिक यौगिक। और आयनिक यौगिक को ही बोलते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक। तो इसके आगे लिखना है वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला बोल रहा है एसिटिलीन। क्या बोल रहा है, एसिटिलीन। एसिटिलीन का पहले सूत्र लिखो तो पता चलेगा। एसिटिलीन का सूत्र होता है C2H2 और ये फल को पकाने में यूज किया जाता है। जो फल में जब कार्बेट देते हैं ना, तो कार्बेट से एसिटिलीन गैस निकलता है, वो फल को पका देता है। अब कार्बन क्या है, मेरा गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है, मेरा गैस है। तो गैस क्या होता है, धातु। तो ये भी अधातु, ये भी अधातु। तो धातु और धातु के बीच अभिक्रिया हुआ, तो ये कौन सा यौगिक बनेगा, तो ये बनेगा सहसंयोजक यौगिक। एसिटिलीन के सामने लिखना है सहसंयोजक यौगिक। अब देखते हैं यूरिया। तो यूरिया का पहले सूत्र देखते हैं, यूरिया का पहले हम सूत्र देखते हैं। तो यूरिया का सूत्र क्या होगा, यूरिया का सूत्र होता है, यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो यूरिया का सूत्र होता है, यहाँ लिख रहे हैं हम। तो यूरिया का सूत्र होता है NH2CONH2। अब देखो इसमें धातु अधातु है क्या, तो नाइट्रोजन गैस है अधातु हो गया, हाइड्रोजन गैस है अधातु हो गया, कार्बन गैस है अधातु हो गया, ऑक्सीजन गैस है अधातु हो गया, नाइट्रोजन गैस है अधातु हो गया, हाइड्रोजन गैस है अधातु हो गया। तो सभी अधातु से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या है, यह है सहसंयोजक यौगिक। अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है कॉपर सल्फेट। क्या है कॉपर, कॉपर मतलब तांबा। तांबा क्या होता है, तो तांबा होता है धातु। और सल्फेट, सल्फेट में होता है सल्फर। सल्फर क्या हो गया, अधातु। ऑक्सीजन, सल्फेट के SO4 लिखते हैं, तो सल्फर भी अधातु, ऑक्सीजन भी अधातु। और लेकिन कॉपर, कॉपर यानी Cu, कॉपर यानी Cu, यानी तांबा। तांबा तो धातु है ना, तो ये हो गया धातु, ये हो गया धातु, ये हो गया धातु। तो ये धातु और धातु के बीच मिल के बना है, तो ये क्या होगा, आयनिक यौगिक, या उसी को बोलेंगे वैद्युत संयोजक यौगिक। तो इसके सामने लिखना है वैद्युत संयोजक यौगिक या आयनिक यौगिक। आगे बढ़ते हैं, अगला जो है वो है क्या, वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के बहुत बार बता चुके हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी Cl4। तो कार्बन भी अधातु, क्लोरीन भी अधातु। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सहसंयोजक यौगिक। अगला क्या है, अगला है वैद्युत अमोनिया क्लोराइड। अमोनिया क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होगा NH4 मतलब अमोनियम, और Cl मतलब क्लोराइड। तो नाइट्रोजन क्या है, गैस है धातु। हाइड्रोजन क्या है, गैस है धातु। क्लोरीन क्या है, गैस है धातु। तो ये अधातु के बीच जो है ये यौगिक का निर्माण हुआ है, इसलिए ये क्या है, यह है सहसंयोजक यौगिक। तो इसके सामने लिखना है सहसंयोजक यौगिक। ये खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला है जल में विलय दो सहसंयोजक यौगिक का नाम लिखे। तो कल हम बताए थे इसका, कल वाला वीडियो में, कि सहसंयोजक यौगिक जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, लेकिन मात्र दो सहसंयोजक यौगिक है जो अपवाद है, वो जल में घुल जाता है। वो है एक चीनी। देखो चीनी में जल में घुल जाता है ना, लेकिन चीनी क्या होता है, सहसंयोजक यौगिक है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि चीनी का सूत्र होता है C12H22 और O11 होता है। देखो कार्बन अधातु, हाइड्रोजन अधातु, ऑक्सीजन अधातु। तो यह सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन फिर भी जल में घुल जाता है, ठीक है ना। और एक बताया था आपको हम ग्लूकोज। क्या बताए थे, ग्लूकोज। क्या बताया, ग्लूकोज। ग्लूकोज भी देखो जल में घुल जाता है, जल में घोल के हम लोग पी जाते हैं, तो जल में घुलता है। सूत्र क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, O6 होता है। तो कार्बन क्या अधातु, हाइड्रोजन क्या अधातु, ऑक्सीजन भी क्या अधातु, यानी सहसंयोजक यौगिक है, लेकिन फिर भी जल में घुलता है। तो ये दो को हम बताए, एक चीनी एक ग्लूकोज। एक क्या बताया, चीनी, एक बताए थे ग्लूकोज। तो हम क्या बताए थे कि सहसंयोजक यौगिक जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, कि अपवाद में चीनी और ग्लूकोज। लेकिन सहसंयोजक यौगिक जो होता है वो कार्बनिक विलायक में घुल जाता है, और आयनिक यौगिक जो होता है वो जल में घुलता है। इससे नमक जल में घुल जाता है, लेकिन आयनिक यौगिक जो होता है वह कार्बनिक यौगिक में नहीं घुलता है। अगला 25 नंबर, मैग्नाइट में एक अनुचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है। मैग्नाइट क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। क्यों मैग्नाइट चुंबकीय पदार्थ, इसलिए है क्योंकि मैग्नाइट जो है ये लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है, लोहा का अयस्क है। तो लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। लोहा का 4 अयस्क होता है, हेमेटाइट, मैग्नेसाइट, सीडेलाइट और आयरन पायराइट। ये 4 अयस्क होता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है, लोहा का। अब बोल रहा है वो चुंबकीय पदार्थ मिला हुआ। वो चुंबकीय पदार्थ मतलब ये चुंबक में नहीं सटेगा, ऐसा पदार्थ इसमें मिला है, इसमें ऐसा अशुद्धि मिला है जो चुंबक में नहीं सटेगा। तो इसे अलग करने की विधि कौन है, तो देखो मैग्नेटाइट क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। तो जब भी चुंबकीय पदार्थ रहेगा तो उसको अलग करने का विधि होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो इसका आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। आगे बढ़ते हैं, अगला है भर्जन। क्या है, तो कल बताए थे कि भर्जन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अयस्कों का
अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो उसको बोलते हैं भर्जन। क्या बोलते हैं? भर्जन का ही दूसरा नाम है जारण। क्या है? जारण। तो भर्जन क्या है? तो भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है या जारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उसको गर्म करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भर्जन। निस्तापन कैसे कहते हैं? तो निस्तापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, वो क्या कहता है? निस्तापन। अब पूरा उदाहरण देकर समझाएं तो चलो जैसे देखें लेते हैं क्या भर्जन हम उसका करेंगे, कल हम बताए थे कि भर्जन हम उसका करेंगे जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा, तो ऑक्सीजन नहीं होगा तो उसको ऑक्सीजन हम देंगे तो हो जाएगा भर्जन। और निस्तापन उसका करेंगे जिसके पास ऑक्सीजन पहले से होगा, तो उसके पास ऑक्सीजन पहले से तो उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो हो जाएगा निस्तापन। तो भर्जन देखते हैं। जैसे मान लो हम ले ZnS। क्या लिए? ZnS। ये क्या है? ये है जिंक सल्फाइड। क्या है? जिंक सल्फाइड है। और ये किसका अयस्क है? तो ये है जिंक का अयस्क। किसका अयस्क है? जिंक का अयस्क। अब देखो उसके पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन नहीं है, यानी इसको क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे, यानी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन दिए तो ऑक्सीजन का देना क्या कहलाता है? भर्जन। क्या कहलाता है? भर्जन या जारण। ऐसे क्या करेंगे? अब गर्म करेंगे तो गर्म को हम त्रिभुज से दिखा देंगे। इसको दिखाते हैं गर्म, इसको दिखाते हैं त्रिभुज से। ऐसे गर्म करेंगे तो क्या होगा? ये बनेगा जिंक का ऑक्साइड। क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड। नहीं, ऑक्सीजन कर लेगा जिंक से अभिक्रिया, ऑक्सीजन कर लेगा सल्फर से अभिक्रिया, तो जिंक का ऑक्साइड और बनेगा SO2। क्या बनेगा? SO2 बनेगा। तो ये एक हम रिएक्शन दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्या बोल रहा है कि प्रगलन में गालक की क्या भूमिका होती है। चलो ये हम दिखाते हैं आप लोग को। देखो पहले गालक बोलते किसको है? देखो गालक वह पदार्थ है जो निस्तापित यानी जिसको निस्तापन कर दिए हैं। निस्तापन कब करते हैं? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। या भर्जित मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन दे के उसको हम क्या किए? गर्म किए हैं। एवं कोक के साथ मिश्रित कर देने पर, निस्तापित करो या भर्जित करो, निस्तापन और भर्जित करने पर क्या होता है? वो धातु का ऑक्साइड में बदल जाता है। तो निस्तापित या भर्जित दोनों में से कोई एक ही। और कोक के साथ उसके मिला दो। हम तो समझते हैं जो कोयला जलाते हैं तो सफ़ेद जो राख बचता है उसको बोलता है कोक। तो कोक के साथ मिश्रित करने पर, मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो ऐसे करने पर अयस्क में जो विद्यमान अगलनीय पदार्थ है, जो गलने वाला जो पदार्थ नहीं है वो क्या होता है? दूर हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं? गालक। क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं गालक। क्या बोलते हैं? गालक, ठीक है ना। तो यहाँ बोल रहा है कि प्रगलन में गालक की क्या भूमिका है। तो गालक किसको बोले बता दिए कि जब निस्तापित या भर्जित अयस्क में कोक मिलाकर गर्म कर देते हैं तो उसमें जो अगलनीय पदार्थ होता है, जो गलने वाला पदार्थ नहीं होता है वो अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं गालक। और जब गालक हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं? फिर वो अगलनीय पदार्थ अलग हो जाने के बाद उसमें फिर क्या करते हैं? उसमें फिर हम मिलाते हैं क्या? कोक मिलाकर गर्म कर देते हैं तो क्या होता है? धातु प्राप्त होता है। क्या होता है? धातु प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया 27 नंबर खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्या है? सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है? 28 नंबर क्वेश्चन देखो। सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा कर रखा जाता है? तो हम बताए थे कि हम जानते हैं कि सोडियम जो है जल से अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। और सोडियम जो है केरोसिन से अभिक्रिया नहीं करता है। तो बोलना है क्या कि सोडियम जो है केरोसिन से अभिक्रिया नहीं करता है, इसलिए सोडियम को हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। जबकि सोडियम जो है जल से अभिक्रिया कर लेता है, सोडियम को जल में डुबा कर नहीं रखते हैं। और ये हवा से भी अभिक्रिया कर लेते हैं, खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है कि 29 नंबर धातुओं के 29 नंबर ध्यान दो। 29 नंबर क्या बोल रहा है? धातुओं के संचारण से आप क्या समझते हैं? धातुओं का संचारण मतलब धातुओं का नाश होना। धातुओं का नाश होना क्या कहलाता है? धातु का संचारण कहलाता है। तो धातु का संचारण से हम यह समझते हैं कि धातु का संचारण तब होता है, कब होता है? जब धातु का संचारण होता है वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, ये सभी के द्वारा क्या होता है? धातु का संचारण होता है। तो धातु का संचारण, धातु का क्षरण होना, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? धातुओं का जलवाष्प के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा धातुओं का क्षरण होना धातु का संचारण कहलाता है। इसको रोकने का बहुत सारा विधि है। उसको ऊपर पेंट कर दो या उसके ऊपर जस्ता का परत चढ़ा दो या उसको मिश्र धातु में बदल दो तो धातु संचारण रुक जाता है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। धातुओं का शोधन की एक विधि का वर्णन करें। धातु का शोधन का एक विधि का वर्णन करें। धातु का शोधन का बहुत सारा विधि होता है, उसमें बोल रहा है एक विधि का वर्णन करें, ठीक है ना। तो आप लोग को हम दिखाते हैं। देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ क्या? अशुद्ध धातुओं के शोधन। अशुद्ध धातुओं का शोधन। तो धातु का शोधन करने का बहुत सारा विधि है। एक है गलनिक पृथक्करण विधि, एक है विद्युत अपघटन के द्वारा, एक होता है क्या?
तांबा का, जैसे विद्युत अपघटन के द्वारा किसका शोधन होता है, तो होता है वो होता है तांबा का शोधन। किसका शोधन होता है, तांबा का शोधन। तो यहाँ लिखा हुआ आप लोग पढ़ ले, बताएंगे तो यार लंबा हो जाएगा। देखो गलनिक विधि में क्या होता है, गलनिक विधि में यह होता है कि इसमें क्या करेगा, इसमें धातु को मतलब सबको गला देगा, और धातु क्या होता है भारी, उसको जो है यहाँ पर देखो एक ढाल ऐसा ढलान लेगा, ठीक है ना, उसमें खाँचा बना देगा, क्या बना देगा, खाँचा बना देगा, और वहाँ से उसको क्या करेगा, उसको पिघला कर उसको ससरा देगा। ससराएगा तो क्या होगा, जो भारी धातु है वो खाँचा में बढ़ जाता है, और जो उसमें अपद्रव है, जो बेकार पदार्थ है, वो क्या होता है, बह के बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो ये होता है गलनिक पृथक्करण विधि। अब विद्युत अपघटन विधि में क्या होता है, इसमें धातु का जो अशुद्ध धातु उसका एनोड बनाया जाता है, और जो शुद्ध धातु उसका कैथोड बनाया जाता है, फिर उसमें करंट प्रभाव किया जाता है। तो इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो फिर जो एनोड है उससे जो है अपद्रव निकल के विलयन में मिल जाता है, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है क्या कि मिश्र धातु क्या है, तो बताया था मिश्र धातु क्या है, तो बताया था जब दो या दो से अधिक धातु या एक धातु और अधातु के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसको हम मिश्र धातु कहते हैं। कि नहीं, दो मिश्र धातु का नाम बताएं, तो बताया था जैसे पीतल, तो पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता लिख देना। कांसा, कांसा किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन लिख देना। फिर बताया था सोल्डर, सोल्डर किसका मिश्र धातु है, तो उसमें बताया था क्या, टीन और शीशा लिख देना। फिर बताया था ड्यूरालुमिन, ड्यूरालुमिन किसका मिश्र धातु है, तो एल्युमिनियम का है, उसका कॉपर है, उसके बाद उसमें मैंगनीज है, फिर उसमें सिलिकॉन है, फिर मैग्नीशियम है, ये बताए थे। फिर बताए थे हम फ्यूज तार, फ्यूज तार किसका है, तो शीशा टीन या शीशा और लेड का मिश्रण है। ये सब बताए थे, कोई दो को लिख देना है। आगे लोहा एवं तांबा के दो अयस्क का नाम लिखे। तो लोहा का दो अयस्क, तो लोहा का चार अयस्क होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट। तो दो को लिख दो, तो लिखना है दो को जो मैंने वो लिख दो, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट, हेमेटाइट मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट, ये चार गो है लोहा का अयस्क। अब बोला तांबा का, तो तांबा का दो अयस्क क्या है, तो तांबा का दो अयस्क क्या है, तो तांबा का देखो पहला अयस्क है वो है जो इंपॉर्टेंट है, वो है कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स। और तांबा का जो दूसरा अयस्क है वो है मेलेकाइट, क्या है, मेलेकाइट, 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 क्या है, मेलेकाइट। तो लिख देना है, ठीक है ना। उसी प्रकार पूछेगा सोडियम का अयस्क का नाम क्या है, तो चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर और बोरेक्स। उसी प्रकार पूछेगा शीशा का अयस्क क्या है, शीशा का अयस्क गेलना, क्या है, गेलना। उसी प्रकार पूछेगा एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम का जो मेन अयस्क है वो क्या है, बोरेक्स, क्या है, बोरेक्स, बोरेक्स, बोरेक्स। उसी प्रकार पूछेगा क्या, आपको बताओ कि जिंक का अयस्क का नाम क्या है, तो जिंक का अयस्क का नाम है जिंकाइट और केलेमाइन। केलेमाइन का सूत्र क्या होता है, केलेमाइन का सूत्र होता है ZnCO3, ZnCO3। उसी प्रकार पूछेगा पारा का इसका नाम क्या है, तो पारा का इसका नाम है सिनेबार, क्या है, सिनेबार। सिनेबार का सूत्र क्या होता है, सिनेबार का सूत्र होता है HgS। तो ये सब काफ़ी बता दिए, इससे क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला बोला धातुक्रम किसे कहते हैं, धातुक्रम किसे कहते हैं, तो धातुक्रम किसे कहते हैं, तो धातु अयस्कों से, अयस्क से, अयस्क से, अयस्क से धातु निकालने की प्रक्रिया को धातु क्रम कहा जाता है। क्या कहता है, धातु क्रम कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु का निष्कासन का सिद्धांत लिखे। तो सोडियम धातु का जो निष्कासन किया जाता है ना, वो किया जाता है डिकन की विधि के द्वारा, ठीक है ना। और डिकन की विधि द्वारा कैसे किया जाता है वो देखो क्या बताते हैं कि सोडियम धातु का जो निष्कासन होता है वो होता है डिकन की विधि द्वारा। क्या होता है, डिकन की विधि के द्वारा। और इसका जो निष्कासन करते हैं इसको कैसे करते हैं, तो उसको करते हैं विद्युत अपघटन के, विद्युत अपघटन से करते हैं। यानी जो अशुद्ध जो होता है सोडियम का अयस्क होता है उसको बनाते हैं हम क्या, एनोड। जो शुद्ध होता है उसको बनाता है कैथोड। तो जब आप और एक विलयन लेते हैं सोडियम का, ठीक है ना, उसमें जब करंट प्रवाह करते हैं तो वहाँ से जो एनोड में जो अशुद्ध धातु है उससे शुद्ध धातु निकल के कैथोड पर जमा हो जाता है, और इस प्रकार हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिर्फ लंबा लिखा हुआ है, कोई भारी नहीं है। किसी औरत ने अपने गंदे एवं पुराने सोने के आभूषणों को स्वच्छ एवं चमकीले बनाने के लिए स्वर्णकार को दिया है। स्वर्णकार ने उन आभूषणों को एक द्रव में डुबाकर, बताए थे कल कौन सा द्रव में डुबाएगा, बताए थे अम्लाज में डुबाएगा। अम्लाज किसका मिश्रण होता है, तो अम्लाज होता है किसका मिश्रण होता है, तो अम्लाज होता है नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का मिश्रण होता है। तो चमकीला बना दिया, चमकीला बना दिया है, और उससे क्या होता है, और सोना का ऊपरी परत को वो नोच लेता है यानी अपने में रख लेता है, तो सोना चमकने लगता है, ऊपरी परत को वो उखाड़ लेता है, कौन, अम्लराज। किंतु उन आभूषणों का भार पहले से कम हो गया। सिंपल बात है, कम हो जाएगा, क्योंकि वो सोना की जो ऊपरी परत होता है उसको गला देता है और उसको अपने पास रख लेता है। हो गया, तो क्या आप बताएंगे कि कौन सा द्रव था, तो वो था अम्लराज। क्या था, अम्लराज। क्या था, अम्लराज। अम्लराज के कैसे बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से, नाइट्रिक अम्ल को मिलाने से, नाइट्रिक यानी HNO3 को मिलाने पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग लो और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग लो, इसको मिला लो तो बन जाएगा अम्लराज। क्या होगा, अम्लराज इसका आंसर। आगे है एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, तो एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है, धातुओं का अपघटन करने का एक विधि है, धातु का अपघटन करने का एक क्या है, विधि है, ठीक है ना। जैसे कुछ धातु है जिसका अपघटन जो है कार्बन के द्वारा नहीं होता है, यानी कोक के द्वारा नहीं होता, तो उसका अपघटन क्या होता है, एल्युमिनियम के द्वारा, तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनोथर्मिक विधि, ठीक है ना। आगे क्या है,
इसको पढ़ लेना आप लोग किताब में जाके, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ वहाँ पे डिटेल में समझ आ जाएगा, ठीक है ना। अगला है कि पीतल एवं कांसे के अवयव तो बताए थे पीतल कैसे बनता है, तो पिताजी से, पी से पीतल, ता से तांबा, तांबा यानी कॉपर, और जी से जस्ता यानी जेड है, क्या होगा जेड है। तो ये हो गया कॉपर और तांबा के अवयव। और कांसा किसका अवयव है, तो कांसा बताए थे जिसको हम ब्रोंज बोले थे, ये किसका अवयव थे, तो बताए थे कॉपर और टीन, कॉपर और टीन को मिला दो, टीन यानी SN यानी शीशा को मिला दो तो क्या बन जाता है कांसा। तो ये तो हो गया पीतल हो गया कॉपर और जिंक का अवयव, और कांसा हो गया कॉपर और टीन का अवयव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि दो ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल से अति तीव्र अभिक्रिया करता है। तो बताए थे जो उपराम है, जैसे बताए थे उपराम कौन है, पोटेशियम है, फिर क्या है पोटेशियम के बाद कौन आता है, पोटेशियम के बाद आता है आपका लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, यही सब आता है। तो जो सबसे उपराम बैठा है ना, जैसे पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सभी जो ठंडा जैसा अभिक्रिया फटाक से कर लेगा। तो बोला दो ऐसे धातु का नाम लिखे जो ठंडे से अति तीव्र अभिक्रिया करता है। तो लिख देना है, एक लिख देना है पोटेशियम, एक लिख देना है सोडियम, एक लिख देना है कैल्शियम। तो दो पूछा था, लिखना है एक पोटेशियम, एक लिखना है सोडियम। ऐसी किसी धातु को जल में डालने पर, बोल रहा है ऐसे किसी धातु को जल में डालने पर अवलोकित कोई तीव्र परीक्षण लिखें। यदि अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न होता है तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे। बोला अभिक्रिया के फंसोरे पर अगर कोई गैस उत्पन्न होगा तो आप उसका पहचान कैसे करेंगे। इसमें लिखना है कि जब ऐसा धातु को जल में मिलाते हैं तो वो जल से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, धातु का हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। जैसे मान लो कि हम लिए सोडियम, क्या लिए हैं सोडियम, सोडियम को जैसे ही जल से अभिक्रिया कराएंगे, सोडियम को जैसे ही जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, बना लेगा ये NaOH का होल 2, क्या बना लेगा NaOH का होल 2, और साथ में कौन गैस बनाएगा, साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है ना। तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। और ये धातु का जो हाइड्रोक्साइड होगा क्या होगा, क्षारीय होगा। तो तीन चीज़ धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, और धातु का साइड जो होगा वो क्या होगा, क्षारीय होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार आपका धातु का जो जितना क्वेश्चन था, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो जाए स्थानों को पूर्ति करो, या सही या गलत हो, या आपका लघुत्तरीय प्रश्न हो या अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूरा कंप्लीट करा नहीं, या बचा दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ कर लो। इससे है आपका जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है और एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी कर लो, ठीक है ना। धातु में क्या अंतर है पूरा वो कर लो, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी जो है ये सभी इंपॉर्टेंट जो है वो हम डाल चुके हैं। तो ये नहीं कि हम पूरा द्वितीय प्रश्न कराएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप लोग मेरा बात भी नहीं मार रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग जाए हैं और जीके जीएस मस्ती चैनल जो है, जो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिल रहा है तो जीके जीएस मस्ती लिखें यूट्यूब पर, वहाँ सर्च करें, मेरा फोटो मिलेगा। उसमें अभी हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसको जाकर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। क्योंकि अभी उसका सब्सक्राइबर बहुत कम है, आप ही लोग उसको बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूर प्लीज़ जाके ज़रूर उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो फटाक से जाएँ, अभी तुरंत जाएँ, मोबाइल आप लोग बंद कर देते हैं फिर सब्सक्राइब नहीं करते। जाकर सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग कमेंट करेंगे अगला वीडियो आप किसका चाहते हैं, ज़्यादा जिसका कमेंट आएगा वही वीडियो हम अगला डालेंगे, ठीक है ना। तो अगला वीडियो आप कल मिलते हैं आपको। चलो जाते हैं हम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, ठीक है ना। बाय बाय।